तो आप लोग स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छी चीज़ सीखने वाले हैं। रिएक्ट नेटिव को हम बिल्कुल जीरो से सीखने वाले हैं, क्योंकि ये कोर्स एक तरीके से एक पूरा 3 से 4 घंटे का कोर्स भी हो सकता है, 3 घंटे का भी हो सकता है। अभी डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि हम सीखने के उसके हिसाब से जितना हम सीख पाएंगे उसके हिसाब से ये लेंथ बढ़ती जाएगी वीडियो की। ठीक है, तो ये कोर्स किसके लिए है? ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो लोग बिल्कुल जीरो से अभी रिएक्ट नेटिव सीखने वाले हैं, जिनके माइंड में भी चल रहा है कि हम रिएक्ट नेटिव सीखना चाहते हैं या फिर रिएक्ट नेटिव सीखते हैं करियर बेस के लिए। ठीक है, अच्छा स्कोप है रिएक्ट नेटिव में, तो हम उनके लिए ये वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले हम समझ लेते हैं हम क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम ये समझ लो कि पहला रिएक्ट नेटिव के सेटअप से लेके लास्ट में एक प्रोजेक्ट तक हम सीखेंगे। इसके अंदर जो भी बेसिक चीज़ें होंगी वो सीखेंगे। जावास्क्रिप्ट के जो भी कॉन्सेप्ट हम रिएक्ट नेटिव के डेली प्रोजेक्ट्स में यूज़ करने वाले हैं वो सीखेंगे। तो अगर आप बिल्कुल प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं जानते हैं और आपके पास एक विंडोज़ या फिर मैक है, आपके पास सब सिस्टम है आपके पास, और आप आज से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि इस वीडियो में लगने वाले हैं काफ़ी एफर्ट्स, क्योंकि ये 2 से 3 घंटे की शूटिंग होने वाली है और ये वन शॉट वीडियो रहेगा, एक ही बार में पूरा शूट किया हुआ। ठीक है, तो इतना एफर्ट्स के लिए आप एक लाइक तो कर ही सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक तरीके से मैंने बैनर बना रखा है कैनवा पे। ठीक है, ये भी हमारे लर्निंग का पार्ट है एक तरीके से। कैनवा पे हम आइकन्स लोगो बनाते हैं, ऐप के अंदर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी एक लर्निंग पार्ट है। बट अभी फ़िलहाल इसकी बात करते हैं कि रिएक्ट नेटिव फॉर बिगनर्स फ्रॉम जीरो टू हीरो। ठीक है, तो ये जो नॉलेज है यहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूँ वो नॉलेज है जैसे मैंने खुद सीखा था, क्योंकि मैंने कोई कोर्स परचेज नहीं किया था, मैंने कहीं से कोचिंग नहीं ली थी। जस्ट मैंने थोड़ा सा यूट्यूब से सीखा, कुछ मैंने रिएक्ट नेटिव की साइट से सीखा, उसके बाद डायरेक्टली मैंने प्रोजेक्ट्स पे काम किया और उससे नॉलेज बढ़ी। ठीक है, और उसके बेस पे मैंने रिएक्ट नेटिव के इंटरव्यूज़ को क्लियर किया और जॉब ली। ठीक है, तो ये एक वीडियो जो है अगर आप पूरा देखोगे स्टार्टिंग से एंड तक, सारी चीज़ों को, सारे डिस्टर्बेंस को साइड में रख के अगर आप पूरा फोकस करोगे तो गारंटी है मेरी, मैं रिएक्ट नेटिव इस वीडियो के अंदर सिखा दूंगा आपको। ठीक है, उतना सिखा दूंगा कि आप एक रिएक्ट नेटिव ऐप बना सको। उसके बाद तो लर्निंग कभी रुकती नहीं है, तो वो आपको कंटिन्यू रखना होगा, डेली अपने आप को अपग्रेड करना होगा नई नई यूआईज के साथ, नए नए फंक्शंस, नई नई चीज़ों के साथ। ठीक है, अगर आप किसी कॉर्पोरेट या कहीं आईटी कंपनी में काम कर रहे हो सर्विस बेस में, तो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बट मैं आपको एक जीरो से लेके एक बूस्ट दे दूंगा जिससे आप नई चीज़ें सीख सको और अच्छी जॉब ले सको। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ पे मैंने एक तरीके से यहाँ पे एक लिस्ट बना रखी है कि क्या क्या हम सीखने वाले हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमारा अबाउट रिएक्ट नेटिव मतलब क्या है और रिएक्ट नेटिव का क्या फ़ायदा है, क्या क्या चीज़ें बनती हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर। ठीक है, उसका सेटअप करने वाले हैं। ठीक है, एक पहला प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, डेमो प्रोजेक्ट होता है वो बनेगा। ठीक है, उसके बाद उसके फोल्डर स्ट्रक्चर समझेंगे हम। ठीक, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, रिएक्ट नेटिव के अंदर कंपोनेंट क्या होते हैं वो सीखने वाले हैं। उसके लाइफ साइकिल मेथड्स। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पहले दिन से सीखने वाले हो तो आपको जाहिर सी बात है, मैं ये आई कैन अंडरस्टैंड कि ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इतनी लिस्ट को बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं जो आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ ऐसे ये समझ के कि आप एक लेमैन हो, फर्स्ट डे से सीख रहे हो, तो मैं उस हिसाब से बताने वाला हूँ, तो ये लिस्ट का सुनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप मान के चलते हैं हम कि ये वीडियो बिगनर के लिए है, तो मैं मानता हूँ कि मैं जाता हूँ क्रोम खोल के। ठीक है, मेरे लैपटॉप के अंदर, मैकबुक के अंदर कोई सेटअप नहीं है रिएक्ट नेटिव का। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, रिएक्ट नेटिव के बारे में जानना है कि रिएक्ट नेटिव ही क्यों करना चाहते हैं हम। ठीक है, एंड्रॉयड या फिर iOS का नेटिव डेवलपमेंट क्यों नहीं करना चाहते। ठीक, और एंड्रॉयड करते हैं तो एंड्रॉयड में क्या है जो हम रिएक्ट नेटिव करना चाह रहे हैं एंड्रॉयड, क्योंकि मैंने तो एंड्रॉयड से स्टार्ट किया था। ठीक है, एंड्रॉयड जावा के साथ मैंने किया था, फिर बाद में मैंने रिएक्ट नेटिव में स्विच हुआ। तो आपको डायरेक्टली रिएक्ट नेटिव ही क्यों करना है, तो वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं रिएक्ट नेटिव की ऑफिशियल साइट जो फेसबुक ने बनाया है। ठीक है, क्योंकि रिएक्ट नेटिव है वो फेसबुक का है, और जो रिएक्ट नेटिव है वो जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, यूआई के लिए रिएक्ट नेटिव फ्रेमवर्क है, और इससे रिएक्ट जेएस जो है वो लाइब्रेरी है। ठीक है, तो रिएक्ट नेटिव के अंदर हम क्या कर सकते हैं, पहले क्या था, जब रिएक्ट नेटिव ये क्रॉस प्लेटफॉर्म वगैरह हाइब्रिड ऐप नहीं आए हुए थे मार्केट में,
ठीक है। तो उससे पहले क्या चल रहा था, 2015 के समथिंग मान लो, जब से रिएक्ट नेटिव आया हुआ मेरे से 2017 2016 ऐसी ही आया हुआ है, ठीक है। तो उससे पहले क्या होता था, जब हम नेटिव ऐप बनाते थे तो हम एंड्रॉयड के अंदर जावा यूज़ करके ऐप बनाते थे एंड्रॉयड का, ठीक है। iOS के अंदर हम C# वगैरह यूज़ कर रहे हैं और स्विफ्ट भी यूज़ कर रहे हैं, और उसका यूज़ करके नेटिव ऐप बनाते थे जिन्हें हम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर डालते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, मार्केट में आया कि यार इनका क्या है कि कॉस्टिंग महंगी हो जाती थी। जब मैं एक एज ए कंपनी लाइक एज ए बिजनेस ओनर सोचूँ, मेरा कोई बिजनेस है, तो मैं सोचता हूँ कि यार मुझे एक ही डेवलपर रखना है, ठीक है। मेरे पास ज़्यादा बजट नहीं है और मैं एक ही डेवलपर को रख सकता हूँ जो मेरे ऐप को बनाए, ठीक है, और मेंटेनेंस करे। बट क्या है कि यार मार्केट के अंदर अगर मैं एंड्रॉयड ऐप ही डाल रहा हूँ प्ले स्टोर पे और iOS ऐप नहीं है, तो जो लोग आईफोन चला रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, है ना। तो फिर वहाँ दिक्कत आ गई कि यार मुझे एंड्रॉयड का ऐप भी चाहिए, iOS का भी चाहिए। तो अब मान लो एंड्रॉयड ऐप की कॉस्टिंग जाती है, नॉर्मली कॉस्टिंग जाती है, अगर नॉर्मल ऐप बनाते हो तो 50-60 हज़ार रुपये जाती है कम से कम, ठीक है। नहीं तो उससे ऊपर जाती है, कंपनियाँ बनाती है तो बहुत महंगे बनाती हैं, ठीक है। और अगर आप फ्रीलांसर हायर करते हो तो 50-60 हज़ार रुपये जाती है। ऐसा ही सेम iOS, तो कुल मिला के कॉस्टिंग 120 या फिर 1.5 लाख के समथिंग पड़ती है। अब उस दोनों ऐप अलग अलग हैं, दोनों की UI अलग अलग हैं, ठीक है। तो एक डेवलपर काम नहीं होगा, 2 डेवलपर होंगे। अगर दोनों को हम साथ में रखेंगे मेंटेनेंस करने के लिए, तो अगर मेंटेनेंस मंथली सैलरी दे रहे हैं उसे, तो अराउंड अगर 20 से 30 हज़ार रुपये मांग रहा है वो, क्योंकि बिगनर है या कुछ है, 20 हज़ार रुपये भी अगर मान के चल रहा हूँ मैं, 20 और 20 40 हज़ार रुपये मंथली देना पड़ेगा, ठीक है। साल का 4,80,000 रुपये हो गया उन्हें देने के लिए। अब क्या हुआ कि काम भी डबल हो रहा, टाइम भी ज़्यादा लग रहा, दोनों की UI भी अलग है तो डिपेंडेंसी भी अलग है। कोई चीज़ iOS में चल रही है बट वो एंड्रॉयड में नहीं चल रही, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब इतने एफर्ट लगाने के लिए फिर क्या मार्केट के अंदर एंटर हुए ये फ्रेमवर्क्स, रिएक्ट नेटिव, फ्लटर, आयनिक, ठीक है, कोरोना, मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है, ऐसे प्लेटफॉर्म जो अलग अलग हैं। बट इन सब प्लेटफॉर्म के अंदर 2 ही मेन है, रिएक्ट नेटिव और फ्लटर, ठीक है। अब क्या है कि रीज़न क्या हुआ कि रिएक्ट नेटिव ज़्यादा क्यों चला, फ्लटर भी उतना ही पॉपुलर है बट रिएक्ट नेटिव ज़्यादा लोग चूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा डेवलपर्स हैं। क्यों? क्योंकि जब लोग रिएक्ट नेटिव सीखना चाहते हैं तो क्या है कि हम जब कॉलेज लाइफ में होते हैं ना, तो कॉलेज लाइफ में हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखते हैं कॉलेज प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट्स जब भी हम करते हैं तो जावास्क्रिप्ट हम थोड़ा बहुत सीखते हैं, हमें आइडिया होता है कि जावास्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, हमें स्क्रिप्टिंग का हमें नॉलेज होती है, हमें HTML के अंदर, ठीक है। हमें हेडर बॉडी का पता होता है, तो हम स्क्रिप्टिंग भी उसके अंदर फॉर्म बना रहे हैं, बटन पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें थोड़ी बहुत आइडिया होती हैं। तो क्या होता है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग जावास्क्रिप्ट थोड़ा अच्छा पढ़ लेते हैं, तो रिएक्ट नेटिव सीखने के लिए जावास्क्रिप्ट ही मेन है। तो जावास्क्रिप्ट अगर हमें पहले से आती है तो रिएक्ट नेटिव ईजी हो जाती है हमारे लिए सीखने के लिए। अब क्या है कि फ्लटर क्यों नहीं, क्योंकि फ्लटर में क्या है कि डार्ट यूज होती है, और डार्ट एक तरीके से उप कॉन्सेप्ट मतलब क्लास बेस है जावा की तरह, ठीक है। तो अगर हम जावा हमने सीखी ही नहीं है, क्योंकि जावा के लिए फिर से एफर्ट लगाने पड़ते हैं, मैं जावा पूरी सीखने के लिए मैंने जावा सीखी थी पहले, तो पूरे एफर्ट्स डाले थे, काफ़ी टाइम दिया था, और जावास्क्रिप्ट जल्दी हो जाती है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट तो हो ही जाते हैं, मैं एडवांस की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि हमारे यूज के हिसाब से हमें पढ़ना चाहिए, हमें पूरा नहीं पढ़ना चाहिए। तो फ्लटर करोगे तो आपको डार्ट सीखनी पड़ेगी, फिर फ्लटर सीखनी पड़ेगी पूरा, तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। पर रिएक्ट नेटिव सीखने से पहले हमें जावास्क्रिप्ट थोड़े से कॉन्सेप्ट सीखने रहते हैं, बाकी HTML CSS हमें आता है ऑलरेडी, ठीक है। तो हमें टैग्स के बारे में नॉलेज होती है थोड़ी बहुत कि हमें टैग कैसे लिखना है, कैसे सिंटैक्स फॉलो करना है, कैसे स्टाइलिंग देनी है, ये सारी चीज़ें जब हमें पता होती है तो रिएक्ट नेटिव सीखना थोड़ा सा मतलब फ्लटर के कंपेरिजन में थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ठीक है। और बाकी फ्लटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ईजी है, लाइब्रेरी बहुत अच्छी अच्छी गूगल ने दे रखी है, ठीक है, एनिमेशंस के लिए बहुत अच्छी अच्छी लाइब्रेरी है। रिएक्ट नेटिव के अंदर कम है थोड़ा सा, बट सीखना स्टार्टिंग में रिएक्ट नेटिव थोड़ा सा ईजी है, बट बाकी कॉम्प्लिकेशन थोड़ी बहुत वो अपने अपने प्रॉफिट और लाइक डिसएडवांटेज और एडवांटेज हैं तो उनकी बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा सीखने आया है रिएक्ट नेटिव। तो अब स्टार्ट करते हैं रिएक्ट नेटिव के, ठीक है। यहाँ हमने साइट खोल ली है रिएक्ट नेटिव की। तो बेसिकली जब भी आपको सीखना है रिएक्ट नेटिव तो हम इस साइड पे आ गए, ये बिल्कुल अच्छे से बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है फेसबुक वालों ने इसके अंदर कि कैसे हम देखो यहाँ पे क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है कि एक ऐप जिसको हमने बनाया एक जगह है एक ही लैंग्वेज में, बट वो 2 जगह चल रहा है, iOS और एंड्रॉयड दोनों में चल रहा है, ठीक है। UI दोनों की एक ही है, ठीक है, लॉजिक्स दोनों में हमने एक ही जगह लगाए हैं,
API कॉलिंग डेटा सब एक ही जगह लगाया है, पर वो दो अलग अलग एप्लीकेशन है। दोनों को मैंने अलग अलग स्टोर पे डाला हुआ है, एक ऐप स्टोर पे डाला है, एक प्ले स्टोर पे डाला हुआ है, और दोनों की यूजर्स भी अलग अलग हैं। पर जो इन दोनों को जोड़ क्या रहा है, ये प्लेटफॉर्म जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म, और इस रिएक्ट नेटिव के अंदर हम उस चीज़ को करते हैं। ठीक है, तो रिएक्ट नेटिव क्या करता है, यहाँ पे हम इसके गाइड्स में हैं, मैं यहाँ पे रिएक्ट नेटिव लर्न वंस राइट एनीवेयर, ठीक है। और इसके बाद ये जो साइन है ये रिएक्ट नेटिव का, यहाँ पे देखो दिखाता है कि रिएक्ट नेटिव के अंदर हम वेब, रिएक्ट नेटिव नहीं होता, वो रिएक्ट जेएस होती है लाइब्रेरी, जिससे हम वेबसाइट या वेब ऐप बना सकते हैं। ठीक है, बट रिएक्ट नेटिव के अंदर हम एंड्रॉयड और iOS बनाते हैं। तो गेट स्टार्टेड पर हम क्लिक करते हैं। अब बात करते हैं कि यार पहला दिन है, मुझे तो यहाँ समझ में नहीं आ रहा इतना सारा क्या करना है। ठीक है, तो सेटिंग अप द डेवलप एनवायरनमेंट। डेवलप एनवायरनमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भैया वो होता है जहाँ पे हमें किसी एक डेवलप की हुई चीज़ को, एक प्रोग्राम को रन करना है। ठीक है, और उस एनवायरनमेंट को वो एक सपोर्ट देता है, सपोर्ट देता है। ठीक है, अब कैसे मैं समझाऊँ, लाइक एक पौधा होता है, एक पौधे को हमें सरवाइव कराने के लिए एक एनवायरनमेंट देना होता है ना, एक मिट्टी अच्छी से दी जाती है, अच्छी सी मिट्टी होनी चाहिए, ज़्यादा गीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, टाइम पे पानी देना चाहिए। ठीक है, हम थोड़े सा शैडो भी देखते हैं, धूप ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो फूलों वाला पौधा है तो धूप के अंदर होना चाहिए, मतलब धूप के नीचे होना चाहिए, छाँव में नहीं होना चाहिए। ये सारा एक एनवायरनमेंट हम क्रिएट करते हैं किस लिए, कि एक पौधा सर्वाइव कर सके। ठीक है, एक पौधा चल सके। तो यहाँ पे भी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि एक जो हम प्रोग्राम बनाएंगे रिएक्ट नेटिव का, एक ऐप बनाएंगे, वो चल सके इस सिस्टम पे। सिस्टम मतलब मैकबुक या फिर आपका विंडोज़ वाला कोई भी सिस्टम, इस पे ये प्रोग्राम चल सके। तो इसका सेटअप हमें करना है सबसे पहले। ठीक है, तो रिएक्ट नेटिव के अंदर दो चीज़ें हैं। एक क्या है कि एक तो है रिएक्ट नेटिव एक्सपो। एक्सपो मतलब कि एक्सपो क्या है कि मान लो हमारे पास डिवाइसेस नहीं होती हैं और हम बहुत सारी लाइब्रेरी होती हैं, ज़्यादा लॉजिकल चीज़ें नहीं करना चाहते, बट हम रिएक्ट नेटिव को सीखना चाहते हैं, उसके कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो एक्सपो क्या करता है, अपना एनवायरनमेंट देता है, हमें रियल डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, वो लोग डिवाइस एक तरीके से हमारे वेब पे दे देते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लॉजिक हैं जो हम डायरेक्टली रिएक्ट नेटिव CLI के अंदर लिखते हैं, बट वो एक्सपो में ईजिली हो जाते हैं। तो कुछ बोल सकते हैं लर्निंग लेवल का फ़र्क है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा लर्निंग थोड़ा सा इजी है एक्सपो के अंदर और CLI। बट जो भी हम प्रोजेक्ट लाइव करते हैं, कोई कंपनी के अंदर हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, तो वो CLI पे ही बनाना है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, एक्सपो पे नहीं देना है, क्योंकि एक्सपो का मतलब क्या है कि वो एक्सपो में ही चलेगा। पर जो CLI वाले प्रोजेक्ट हैं उसे हम कहीं भी चला सकते हैं रियल डिवाइसेस पे। ठीक है, तो इसीलिए हमें सीखना क्या है, रिएक्ट नेटिव CLI क्विक स्टार्ट। यहाँ पे आपने देखा ना CLI, तो ये वाला हमें रिएक्ट नेटिव CLI सीखना है। अब इसके अंदर इन्होंने दो तीन चीज़ें दे रखी हैं। सिस्टम का टाइप दे रखा है, आपका OS कौन सा है, आप जिस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कौन सा OS है। मेरे पास तो मैकबुक है। ठीक है, पहले मैंने जब सीखा था तो विंडोज़ था उस टाइम पे, अभी मेरे पास मैकबुक है। तो आपके पास मैकबुक है, विंडोज़ है या लिनक्स है, आप इजीली इसको पढ़ के कर सकते हो। इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है जो आपको समझ में ना आए, बट फिर भी मैं एक आपको पूरा आइडिया दूंगा कैसे करना है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे में सेटअप हो रखा है। ठीक है, ये एक तरीके से रनिंग सिस्टम है। तो अगर आप, सबसे पहले मैं विंडोज़ का बताता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास विंडोज़ है, क्योंकि कॉलेज लाइफ में ज़्यादातर लोगों के पास विंडोज़ ही होता है। ठीक है, तो मैं विंडोज़ की बताता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करना है विंडोज़, और विंडोज़ में क्या है कि दो चीज़ें हैं। ये तो हमारे डेवलपमेंट सिस्टम हो गया, मतलब लैपटॉप कौन सा यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप के अंदर कौन सा OS है, वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम, क्योंकि हम रिएक्ट नेटिव के अंदर एंड्रॉयड और iOS दोनों ऐप बनाने वाले हैं, तो पहले हम कौन से वाले ऐप, कोड एक ही होगा। ये मत समझना कि अगर मैं एंड्रॉयड का सेटअप कर रहा हूँ तो कोड iOS के लिए अलग होने वाला नहीं, सिर्फ सेटअप की बात कर रहे हैं हम, कोड एक ही होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो आपके पास आईफोन नहीं है या फिर आपके पास मैकबुक नहीं है। अगर मैकबुक नहीं है तो फिर ये iOS का सेटअप भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका iOS का एमुलेटर नहीं चलेगा, आपका एक्सकोड नहीं चलेगा। तो अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप प्रेफर करोगे एंड्रॉयड यहाँ पे। ठीक है, आप स्क्रीन पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा एंड्रॉयड। अब एंड्रॉयड के अंदर क्या करना, हमें सब चीज़ ज़रूरी है। सबसे पहले क्या चीज़ ज़रूरी है, कुछ सॉफ्टवेयर्स जो इन सारी चीज़ों से रिएक्ट नेटिव सेटअप से पहले हमें ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है यू विल नीड नोड।
ठीक है। तो नोड हमें सबसे पहले सिस्टम पे नोड जेएस इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो नोड जेएस इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ सेटअप के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। सेटअप में सबसे पहला चाहिए node.js, क्योंकि हमें जितने भी रिएक्ट नेटिव के अंदर लाइब्रेरी डालते हैं वो सारी Node.js के हेल्प से ही चलती हैं। पूरा रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट जो रन होगा, जब भी हम यूआई बनाने के बाद कुछ भी कराने के बाद रन करेंगे प्रोजेक्ट को, तो वो Node.js के सर्वर पे ही रन होता है, ठीक है। तो कुल मिला के रिएक्ट नेटिव में जो मेन है वो Node.js ही है, जिसे पहले हमें सेटअप करना है। तो Node.js सेटअप करने के लिए हमें जाना पड़ेगा नोड की साइड पे, ठीक है। यहाँ पे आ गए। हमें क्या करना है, ईजिली ये वेबसाइट में देखो आजकल क्या है कि अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हो, आप मोबाइल चलाना जानते हो, इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, तो आपको ईजिली यहाँ पे पढ़ना होता है। कुछ खास ऐसा नहीं लिखा होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लिखी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, Node.js इज जावास्क्रिप्ट रन टाइम बिल्ट ऑन क्रोम्स V8 जावास्क्रिप्ट इंजन। Node.js क्या है, Node.js क्या है, जावास्क्रिप्ट ही है, ठीक है। Node.js रिएक्ट नेटिव इसलिए तो चूज़ कर रहे हैं क्योंकि यार इसके अंदर बैक एंड भी हम Node.js में बनाएंगे, वो भी तो जावास्क्रिप्ट है, बस वो क्या सर्वर साइड है यार, ठीक है। जावास्क्रिप्ट हमारा क्लाइंट साइड होता है, Node.js सर्वर साइड होता है, पर है दोनों के कॉन्सेप्ट, लॉजिक, सिंटैक्स सब सेम ही है भाई। इसीलिए तो रिएक्ट नेटिव यूज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हम ऐप भी बना लेंगे, Node.js में हम इसकी बैकएंड की APIs भी बना लेंगे, ठीक है। Node.js में React.js यूज़ करेंगे तो उसके अंदर React.js के अंदर भी जावास्क्रिप्ट है, उससे वेबसाइट भी बन जाएगी। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम पूरा सब कुछ बना सकते हैं एक चीज़ सीखने के बाद, ठीक है। तो हमें Node.js इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे हम क्या है, दो मेरे पास OS मैक OS है, तो यहाँ पे मैक OS का ऑप्शन दिया है डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। अगर आप विंडोज़ पे खोलोगे तो आपके लिए डायरेक्टली विंडोज़ के लिए आएगा, ठीक है। कोई मतलब ट्रिकर वाली बात नहीं है कि यहाँ पे यार मैक ही क्यों आ रहा है, यहाँ पे विंडोज़ लिख के आएगा, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर रहे हैं सिस्टम को, इसलिए, ठीक। तो मैं क्या करूँ, अगर आपको मैक है तो यहाँ पे क्लिक करके नया वाला वर्जन जो करंट वर्जन वो कर सकते हो, या फिर स्टेबल वर्जन जो रिकमेंडेड है इनके लिए, ठीक है। जहाँ पे मोस्टली यूजर जिस वर्जन को यूज़ कर रहे हैं, तो इस पर क्लिक करोगे ना, ऐसे क्लिक कर दोगे तो ये वो डाउनलोड होने लग जाएगा। मैं क्या करूँगा, इसे कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि डाउनलोड हो जाएगा तो मेरा ऑलरेडी सेटअप है वो ख़राब हो सकता है, मतलब मैं इंस्टॉल करूँगा तो मुझे वो सेटअप ख़राब नहीं करना, क्योंकि आप लोगों को सिखाना है। तो ये एजली ईजी इंस्टॉल हो जाएगा और उसको कुछ नहीं करना, जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद जिस फाइल पे है उस पर डबल क्लिक करना है, ठीक। डबल क्लिक करेंगे, यार आप लोग अगर सिस्टम यूज़ कर रहे हो, अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तभी लैपटॉप यूज़ कर रहे हो। लैपटॉप के अंदर आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, VLC करते हो तो VLC डाउनलोड करते हो, सॉफ्टवेयर है ना। तो VLC डाउनलोड करते हो तो क्या करते हो, किसी साइट से VLC डाउनलोड करोगे और उस पर डबल क्लिक करोगे और वो इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल होने के बाद उससे यूज़ करोगे। सेम ही यही है कि Node.js का ऐसी सेम फाइल डाउनलोड होगी, आप उस पर क्लिक करोगे, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद वो ओपन होगी, उसमें 2 स्टेप बताएगा कि हाँ ये इस पर टिक करो, इसको रन करो और इंस्टॉल कर दोगे, बस हो गया। जैसे ही इंस्टॉल करोगे, इतना करने के बाद, इतना तो कर ही लोगे तुम, इतना करने के बाद भाई क्या करना है, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो टर्मिनल ओपन करना है। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो आपको पता होगा टर्मिनल क्या है, विंडोज़ में भी टर्मिनल होता है, तो विंडोज़ के अंदर हम CMD बोलते हैं इसे, ठीक है। तो CMD ओपन करना है और वहाँ जाके चेक क्या करना है, ऐसे टाइप करना है नोड स्पेस V, ये -V, इसका मतलब क्या होता है, नोड का वर्जन पता करना और नोड इंस्टॉल हुआ है कि नहीं ये हमें इसी से पता चलेगा। इस पर क्लिक करेंगे ना तो ऐसे लिख के आ जाएगा V1790, मतलब क्या है कि हाँ नोड जो है उसका वर्जन नहीं है और ये इंस्टॉल हो गया है। अगर ये नहीं आएगा, कुछ लिख के आएगा, तो इसका मतलब ये इंस्टॉल नहीं हुआ, ठीक है। बट अगर ये लिख के आ रहा है तो सक्सेसफुली नोड इंस्टॉल हो गया भाई, ठीक। अब नोड तो इंस्टॉल हो गया, इनका पहला स्टेप ये यहाँ था, नोड इंस्टॉल हो गया, ठीक। अब JDK चाहिए हमें। JDK क्या होता है, जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है। तो JDK इंस्टॉल क्यों करना है, क्योंकि एंड्रॉयड जब हम रिएक्ट नेटिव का कोड करेंगे और एंड्रॉयड का ऐप रन करेंगे, तो उसके लिए हमें एंड्रॉयड ऐप रन करने के लिए, एंड्रॉयड ऐप के अंदर जावा होता है, जावा या कोटलिन होगा, तो हमें, ठीक है, JDK चाहिए ही होगा, वो एनवायरनमेंट चाहिए होगा जिससे एंड्रॉयड रन हो सके एमुलेटर पे। तो वो जावा वाले या एंड्रॉयड ऐप के लिए हमें JDK चाहिए। अब JDK कहाँ से डाउनलोड करना है, ओरेकल की साइट है, ऑफिशियल साइट JDK डाउनलोड करने की, JDK डाउनलोड ऐसे करके डाल दोगे, जावा डाउनलोड्स ओरेकल ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो, अगर लिनक्स है तो लिनक्स, मैक है तो मैक, विंडोज़ है तो विंडोज़।
अगर विंडोज़ सेलेक्ट करोगे तो ऐसे करके यहाँ पे इनमें से एग्जीक्यूट वाली फ़ाइल, ठीक है, या फिर इंस्टॉलर कोई भी एक यहाँ पे एग्जीक्यूट वाली डाउनलोड कर लोगे। तो ये डाउनलोड करोगे, इस पर क्लिक करोगे, 2-3 स्टेप बताएगा, मैंने बताया है। देखो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना टफ नहीं है। अगर आप लैपटॉप चला रहे हो, इतनी सारी चीज़ें, अगर आप कॉलेज में हो ना, बीटेक कर रहे हो, मुझे पता है अगर आप कॉलेज में हो, बीटेक कर रहे हो, तो इतना आपको आता है। ये कोई सोचने वाली बात नहीं है कि भाई यार मुझे नहीं पता, आप बताओ। क्योंकि अगर आप, मैं भी था कॉलेज में, मेरे पास फर्स्ट टाइम जब लैपटॉप आया था मैं सेकेंड ईयर में था, ठीक है, मेरे को नहीं चीज़ें पता थी, बट ये तो पता था ना कि कोई सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, VLC कैसे कर रहे हैं, भाई अपने काम की चीज़, क्रोम कैसे इंस्टॉल कर लेते हैं, मोबाइल हम फर्स्ट टाइम लेते हैं, क्रोम इंस्टॉल कर लेते हैं, यूट्यूब कर लेते हैं, ठीक है, फेसबुक कर लेते हैं। तो ये चीज़ें कोई दूसरा बताता है क्या? नहीं ना, हम खुद से सीख जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि आप दिमाग चलाओगे तभी कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ से विंडोज़ ईजिली क्लिक करोगे, ऐसे करके ये डाउनलोड होने लग गया, ठीक है, ऐसे डाउनलोड हो जाएगा। 2 बार क्लिक करोगे, 2-3 स्टेप बताएगा, टिक वगैरह, नेक्स्ट, हो गया इंस्टॉल, ठीक है। इतना इंस्टॉल करने के बाद JDK इंस्टॉल हो गया, नोड इंस्टॉल हो गया, इन्होंने 2 चीज़ें बता दी। फिर एंड्रॉयड स्टूडियो। अब मैं बताता हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे करना। देखो क्या होता है, रिएक्ट नेटिव में ऐप बनते तो 2 हैं, एंड्रॉयड और iOS के 2 फोल्डर बनते हैं, ठीक है, वो मैं अभी बताऊँगा जब एक्सप्लेन करूँगा, जब पहला प्रोजेक्ट बनाऊँगा, ठीक। तो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर क्या होता है, जब भी हम बिल्ड बनाते हैं, रिलीज बिल्ड बनाएंगे, तो हमें एंड्रॉयड स्टूडियो चाहिए होता है, और एंड्रॉयड स्टूडियो का सेटअप उस सिस्टम के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लास्ट में कर लेंगे, अगर एंड्रॉयड ऐप चला रहे हो तो होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है कि एंड्रॉयड स्टूडियो होगा तो उसके अंदर SDK होगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, और उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट की लोकेशन होगी जो एंड्रॉयड ऐप यूज़ करेगा रन टाइम में, ठीक है। तो इसलिए एंड्रॉयड स्टूडियो रन करना है। एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कहाँ से करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड ऐसे डाल दोगे, ठीक है, ये तो आपको पता, बताने की जरूरत नहीं है कैसे। तो यहाँ पे सर्च करोगे, एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड आ जाएगा। इसकी ऑफिशियल साइट है, ठीक है, डेवलपर एंड्रॉयड, यहाँ लिखा है डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो एंड ऐप टूल। सेम चीज़ करनी है भाई, आपका जो भी सिस्टम है, मैक है तो मैक, ठीक है, यहाँ देखो उसी से आपसे बताएगा। आपको यहाँ पे चूज़ करने का ऑप्शन नहीं दिया, बट आप इस पर जब देखोगे तो ये जब डाउनलोड करोगे, यहाँ लिखा ना पैच फॉर मैक, आपका विंडोज़ के लिए आएगा, तो यहाँ डाउनलोड का बटन नहीं आएगा, बट नीचे वो ऑटो डिटेक्ट करेगा आपके सिस्टम को कि OS आप कौन सा यूज़ कर रहे हो। तो डायरेक्टली इस पर क्लिक करो, ठीक है, यहाँ डाउनलोडिंग ऑप्शंस भी दिए हैं, देखो यहाँ विंडोज़ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ डाउनलोड ऑप्शन देखो ना, तो यहाँ मैक के लिए दिया है, विंडोज़, तो जो भी आपकी है डिवाइस उसके हिसाब से वही करो। मैं DMG फाइल डाउनलोड करता हूँ, मेरे पास DMG फाइल है, देखो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ की अगर सर्च करेंगे तो एंड्रॉयड स्टूडियो कहीं यहाँ पे पड़ा होगा, देखो सारी फाइल मैक के अंदर DMG में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे डायरेक्टली इंस्टॉल कर सके। जैसे हम विंडोज़ के अंदर .exe यूज़ करते हैं ना इंस्टॉल करने के लिए, वैसे ही मैक के अंदर DMG फाइल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, क्लिक करके अपने हिसाब से जो भी विंडोज़ है तो विंडोज़, ये वाली फाइल विंडोज़ है तो आप exe फाइल करना, ठीक है। अगर मैक है तो ये .dmg वाली फाइल, यहाँ से क्लिक करके क्लिक करोगे, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो एग्रीमेंट कराएगा, पहले साइन करवा लेगा, यहाँ देख के आएगा, देखो ये डाउनलोड, ये किया, इस पर क्लिक किया, ये डाउनलोड होने लग गया। डाउनलोड होने के बाद सेम स्टेप, डबल क्लिक, 2-3 स्टेप बोलेगा, ठीक है, 2-3 स्टेप बोलेगा, उसे अपडेट करना है, 2-3 स्टेप बोलेगा। पहले तो जो भी करते थे, इनिशियली हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो हमें वही फॉलो करना चाहिए जो वो बता रहे हैं, खुद से अपनी हेल्प वो एक तरीके से सपोर्ट देते हैं, उसको फॉलो करना है, ठीक है, और इंस्टॉल कर लेना है। अब इंस्टॉल करने के बाद एंड्रॉयड स्टूडियो का कुछ चीज़ें होती हैं, यहाँ दिखाते हैं हम। अगर आपके पास विंडोज़ है, मैं विंडोज़ ही मान के चल रहा हूँ, ठीक है, तो विंडोज़ में क्या होगा, एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं। अभी मेरे पास विंडोज़ है नहीं काफ़ी टाइम से, तो उसके अंदर क्या करते हैं, एनवायरनमेंट जो होता है हमारा, ग्लोबल एनवायरनमेंट बोलते हैं इसे, ठीक है, वो सेटअप करने रहते हैं। तो आप वहाँ जाके विंडोज़ में, विंडोज़ जो PC होता है ना, उस पर राइट क्लिक करोगे, वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आएंगी, उससे सिस्टम खुलेगा और उसके अंदर जाके एनवायरनमेंट सेटअप होगा, उस पर क्लिक करोगे, वहाँ जाके एंड्रॉयड स्टूडियो का SDK पाथ और ये सारी चीज़ें, SDK पाथ और उसका क्या नाम है, JDK पाथ, ठीक है, बिन तक, ये सारी चीज़ें आप दे देनी है। अगर आपको लगता हो थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा या फिर आपको बता दूंगा कि कैसे करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है।
अगर मैं एक एक चीज़ बताऊँ ना, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़, बिल्कुल छोटी, तो बहुत 3 से 4 घंटे का, 5 घंटे का भी वीडियो बन सकता है, या 6 घंटे का, और आप बोर हो जाओगे तो आपका इंटरेस्ट जितना है ना वो सब खत्म हो जाएगा। तो इसे स्टेप में करना है। पहले आप क्या करो, आराम से बैठ के सेटअप कर लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता ही दिया कि एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड करना है, उससे नॉर्मली सेटअप करना है, उसके बाद पाथ सेट करना है। अगर आप यूट्यूब पर डालोगे कि हाउ टू सेट पाथ फॉर लाइक विंडोज़, ठीक है, फॉर एंड्रॉइड स्टूडियो ऐसे करके डालोगे तो वहाँ पे कोई ना कोई छोटा सा 2 मिनट का वीडियो मिल जाएगा, जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होएगा, और उससे 2 मिनट में पास सेट कर लोगे। अगर आपका मैक है और नहीं हो रहा, अब अगर आपके पास मैक में M1 है ना, तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं वो फाइल सेंड कर दूंगा, ठीक है। जिससे आप सोर्स प्रोफाइल के अंदर, प्रोफाइल जो बेस प्रोफाइल होती है मैक के अंदर फाइल, उसके अंदर पास सेट करते हैं, तो वो वाला मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो ये सेटअप करने के बाद एंड्रॉइड स्टूडियो हो गया, आपका नोड सेटअप हो गया, ठीक है, JDK हो गया भाई। अब बात करते हैं यहाँ से, यहाँ देखो JDK और ये नोड, ये सारी चीज़ें देखो डायरेक्टली सेटअप करने बोल रहा है। अब इसने यहाँ पे देखो स्टेप दिए, डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो वाइल एंड्रॉइड स्टूडियो, यहाँ पूरा सेटअप दिया है, देखो एंड्रॉइड स्टूडियो ये क्या नाम प्लेटफॉर्म, और ये वर्चुअल डिवाइस, ये तीनों चीज़ें आपको सेटअप करनी होंगी रन करने से पहले। ये देखो पूरा स्टेप भी बताया है कि एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करोगे तो कैसे करोगे, पूरा इमेज दिया है, जब भी आप इंस्टॉल करोगे ना तो ऐसे ही खुल के आने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखो इसने यहाँ पे बताया है, पूरी डिटेल दी हुई है। आप थोड़ा सा भी देखो यहाँ पाथ सेट करना है, जो मैंने बताया था ना अभी विंडोज़ में कि कैसे पाथ, देखो यहाँ पे वेरिएबल ले रहा है, एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करवा रहा है विंडोज़ कंट्रोल पैनल में जाके, यहाँ देखो ये। तो पूरा इस डॉक्यूमेंट को फॉलो करके भाई पूरा सेटअप कर लो। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट में बताना। उन सारी चीज़ों को सेटअप करने के बाद हम चलेंगे रिएक्ट नेटिव की तरफ, ठीक है। तो हमने नोड इंस्टॉल कर लिया, ठीक। ये देखो यहाँ पाथ सेट करना है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी भाई। अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना। उसके बाद बात करते हैं कि आपने सेटअप कर लिया, आप एक स्टेप आगे आ गए। अब हम शुरुआत करते हैं रिएक्ट नेटिव की, क्योंकि इससे पहले तो रिएक्ट नेटिव था ही नहीं। इससे पहले रिएक्ट नेटिव तो नहीं था, इससे पहले हम नॉर्मल चीज़ें थी जो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर करते हैं। कॉलेज लाइफ में हमें यही सीखना होता है कि कैसे करना। तो ये तो एक सेटअप बना रहे थे, रिएक्ट नेटिव तो अब स्टार्ट होने वाला है, जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। अब आपने नोड इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, नोड इंस्टॉल हो गया। तो मेन चीज़ है कि यहाँ पे एक NPM नाम की चीज़ होती है, एक NPM नाम की चिड़िया होती है रिएक्ट नेटिव के अंदर। और रिएक्ट नेटिव क्या मतलब, जितने भी फ्रेमवर्क हैं जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, उनके अंदर ज़्यादातर नोड NPM होता है। मतलब नोड यूज़ हो रहा है तो NPM होता है। और NPM का मतलब क्या है, नोड पैकेज मैनेजर, NPM मैनेजर। मतलब क्या, जितने भी पैकेजेस होते हैं, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी हैं, उन्हें हम इंस्टॉल करते हैं, जिन्हें हम ऐप के अंदर यूज़ करना है, वो सारा NPM की हेल्प से हम इंस्टॉल करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसका तरीका क्या होता है। एक तो NPM है और उसका एक एक्सटेंसन है NPX, ठीक है, एक्स फॉर एक्सटेंसन, ठीक है। बट कोई नहीं, हम यूज NPM ही करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रिएक्ट नेटिव कैसे आएगा प्रोजेक्ट के अंदर। तो आपको क्या करना है, मैंने ये टर्मिनल खोल दिया। अगर आप CMD यूज़ कर रहे हो, मतलब विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ CMD में जाओगे और वहाँ जाके क्या करोगे, NPM इंस्टॉल, ठीक, रिएक्ट नेटिव CLI, रिएक्ट नेटिव CLI यूज़ करनी है। अब NPM की हेल्प से हम कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं इसके अंदर। तो हम ये इंस्टॉल करेंगे रिएक्ट नेटिव CLI, जो हम ऊपर, जिसका हमने इतनी देर तक अभी तक माथा मारा है ना, इतनी हमने दिमाग लगाया है कि इंस्टॉल कैसे करेंगे रिएक्ट नेटिव, वो ये रिएक्ट नेटिव CLI, वो अब NPM की हेल्प से हम इंस्टॉल करेंगे। एंड्रॉयड का सेटअप बैटअप करने के बाद, सब कुछ करने के बाद ये हम करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है, इफ़ प्रीवियसली इंस्टॉल्ड ए ग्लोबल रिएक्ट नेटिव CLI पैकेज प्लीज रिमूव इट्स मे कॉज ये, ठीक है। तो यहाँ देखो कमांड, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, मान लो मैं आपको कमांड लाइन से बताता हूँ, NPM CLI, ठीक है। ये कमांड यूज़ करनी है हमें, जिससे क्या है, रिएक्ट नेटिव CLI इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, ग्लोबली, ठीक, ऐसे कर दोगे ना जी, ग्लोबली। अब ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा NPM। तो पता कैसे करेंगे रिएक्ट नेटिव इंस्टॉल हुआ कि नहीं, तो क्या करोगे,
रिएक्ट नेटिव सेम चीज़ वी, ये देखो रिएक्ट नेटिव CLI 2.0.1 ऐसे लिख के आ गया ना। तो ये वाली एक कमांड चलाओगे जो मैंने ऊपर बताई, रिएक्ट नेटिव npm। जब भी हम npm के साथ कुछ भी इंस्टॉल करेंगे तो एक कमांड है npm इंस्टॉल। अब उसके बाद जो भी चीज़ इंस्टॉल करनी है वो डाल दो। पैकेजेस भी करेंगे npm दिस npm डेट, कुछ भी करोगे npm इंस्टॉल के बाद ही उसे डालना है और वो चीज़ इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। अब npm की हेल्प से ही पूरा सिस्टम चलने वाला है आपका, npm रट मारो, ठीक है। अब हमें npm के बाद रिएक्ट नेटिव CLI तो इंस्टॉल कर ली, ठीक। मैंने बताया था CLI कुछ करना नहीं है, बस यार सिंपल सा लिखना है npm इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव CLI, ये करके एंटर दबा दोगे, ठीक है, वो इंस्टॉल हो जाएगा भाई, ठीक। इंस्टॉल होने के बाद आपको पता कैसे करना है, जैसे मैंने बताया ये वाली कमांड, हर एक जितनी चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हो सबको इस तरीके से, जो भी हम कमांड लाइन की हेल्प से जो भी चीज़ें रन कर रहे हैं और उनको इंस्टॉल कर रहे हैं कमांड लाइन की हेल्प से, Node.js भी कमांड लाइन से हो जाता है, ठीक है। तो उसको इसी तरीके से उसके वर्जन चेक करने रहते हैं। इतना होने के बाद आप क्या करोगे, जब ये वाली कमांड डालोगे ना, ये वाली npx रिएक्ट नेटिव init, इसका मतलब क्या है, रिएक्ट नेटिव का जब भी हम प्रोजेक्ट, कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो ये वाली कमांड जो है ना, इतनी npx क्या है, अगर npm यूज़ कर रहे हो ना तो आप npx भी इंस्टॉल कर सकते हो, डायरेक्टली भी यूज हो जाता है, ठीक है। तो npx उसका स्टैंडर्ड वर्जन है, रिएक्ट नेटिव में हम यूज़ कर लेते हैं, इससे नई वर्जन इंस्टॉल होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के सपोर्ट अच्छा मिलता है। तो npx रिएक्ट नेटिव init का मतलब क्या है, यहाँ बताता हूँ। npx तो आपका जो हमारा npm सर्वर हो गया, ठीक है, जो हमारा एनवायरनमेंट हो गया। रिएक्ट नेटिव मतलब जो हमारा रिएक्ट नेटिव सेटअप हो गया, रिएक्ट नेटिव init मतलब इनिशियलाइज मतलब एक प्रोजेक्ट को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट क्या है, डेमो, ठीक। अभी मैंने कोई यहाँ पे कोई फोल्डर चूज़ नहीं किया है, तो ये डिफ़ॉल्ट फोल्डर जाएगा, तो ये यूज़र के अंदर कोई भी जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी ड्राइव के अंदर, मतलब मैं लोकेशन चूज़ कर लेता हूँ, CD डेस्कटॉप पे मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये ले लिया मैंने CD डेस्कटॉप। अब मैं यहाँ पे यही वाली कमांड यूज़ करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, एक डेमो इनिशियलाइज पर डेमो ऐप, ठीक, डेमो ऐप। जैसे ही इस पे टाइप करने के बाद एंटर क्लिक करोगे, ये कुछ इस तरीके से पहले 1 सेकंड लेगा, उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आप इसे रिएक्ट नेटिव पैकेज के साथ नीड द इंस्टॉल फॉलोइंग पैकेज रिएक्ट नेटिव, मतलब रिएक्ट नेटिव के साथ कंटिन्यू करना चाहते हो, आप सिंपली वाई टाइप करोगे और ओके दबा दोगे, ठीक है। जैसे आप वाई टाइप करोगे, ये कुछ 1 से 2 मिनट मैक्स लेगा, ठीक है, 1 से 2 मिनट, कभी सिस्टम की एफिशिएंसी स्पीड पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, 1 से 2 मिनट लेगा। और ये इस तरीके से देखो, यहाँ पे अगर रिएक्ट नेटिव सेटअप सही हुआ है तो ये देखो रिएक्ट नेटिव का साइन जो हर जगह है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऐसे आएगा। और अब ये सेटअप करेगा, वो सब नोड की हेल्प से कर रहा है, npm की हेल्प से कर रहा है। तो अगर npm सेटअप नहीं होगा सही तो ये भी चीज़ नहीं होगी, कुछ ना कुछ एरर दे देगा, डेवलपमेंट सेटअप सही नहीं है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट नॉट फाउंड समथिंग, ऐसा। बट अगर आप एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक लाइन, मतलब थोड़ा सा पढ़ के करोगे, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, तो ये सारी चीज़ें ईजिली हैं, ठीक है। तो ये देखो टेम्पलेट, जो रिएक्ट नेटिव का एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होता है, जब प्रोजेक्ट रन करते हैं ना फर्स्ट टाइम, तो एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट देता है रिएक्ट नेटिव, तो वो ये सेटअप कर रहा है, डाउनलोडिंग। तो ये कुछ 1 से 2 मिनट लेने वाला है अभी। इसके अंदर सारे पैकेजेस जो भी नीड है इस रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर डाल देगा जो डिफ़ॉल्ट चाहिए होती हैं, एक तरीके से बॉयलर प्लेट बोल सकते हो। मान लो जब भी हम कोई मार्केट से कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेते हैं ना, तो मैनुअल होता है, मैनुअल मतलब पढ़ने की कुछ चीज़ होती है, हम कैसे उसको सेटअप करें, कैसे उसको चलाएं, कैसे यूज़ करें, वो सब में उसमें लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद उसके साथ जो भी चीज़ें सपोर्ट वाली होती हैं, उसका स्टैंड वगैरह, हम AC ले रहे हैं तो अगर स्टैंड वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो सपोर्ट वाली चीज़ें होती है ना, एक्सेसरीज जिन्हें बोलते हैं, तो वो ये एक तरीके से सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में हमारा ये एक तरीके से सेटअप हो रहा है, जो उस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जो उसे एनवायरनमेंट चाहिए वो खुद लेके आ रहा है कुछ चीज़ें, और कुछ लाइब्रेरीज हम बाद में डालेंगे npm की हेल्प से, ठीक है। तो कुल मिला के जो फर्स्ट प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, फर्स्ट प्रोजेक्ट मतलब जितना वो बता सके कि हाँ मैं एक रिएक्ट नेटिव ऐप हूँ, प्रूव कर सके
एक आइडेंटिटी दे सके, उतना वो खुद लेके आएगा इस इंस्टॉलेशन के ज़रिए। ठीक है, तो इसे 1-2 मिनट या 2-3 मिनट भी लग सकती हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें डाउनलोड करता है ये। ठीक, इससे बनाते टाइम पे इंटरनेट होना ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेट नहीं होगा तो मे बी कुछ इसके अंदर ऐसी चीज़ें होंगी जो इंटरनेट से डाउनलोड हो रही हैं तो वो नहीं होंगी, तो आपको लगेगा कि आपका सेटअप डन नहीं हुआ, आपका सेटअप सही से नहीं हुआ। ठीक है, तो वो डाउनलोड नहीं होगी तो वो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए ये जितना भी आप कर रहे हो इस टाइम पे इंटरनेट आपके सिस्टम में कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, अभी ये देखो डाउनलोडिंग टेम्पलेट में टाइम लगा रहा है, उसके बाद ये फिर से 1-2 सेकंड के अंदर ही रन हो जाएगा। मतलब ये थोड़ा सा यहाँ पे ही टाइम लगाता है। तो हम क्या करते हैं, जब तक ये रन होता है मे बी 2-4 मिनट लेगा। ठीक है, मैं 2-4 मिनट को बर्बाद नहीं करना चाहता। ठीक है, तो ये ऐसे ही रन होगा, इसके बाद कुछ नहीं करना है। जैसे ही ये पूरा कंप्लीट होगा, हमें कुछ नहीं करना है, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो मैं वापस आता हूँ 2 मिनट के बाद, इसके रन होने के बाद। ठीक है, तो हम 2 मिनट का मेरे लिए ब्रेक है, आप लोग बैठे रहना। ठीक है, तो मिलते हैं इस 2 मिनट के ब्रेक के बाद। तो इसने काफ़ी टाइम लिया, लाइक 2 से 4 मिनट। शायद इंटरनेट थोड़ा सा स्लो था, मैंने बताया था कि ये थोड़ा सा सिस्टम पे भी डिपेंड करता है और हमारे इंटरनेट की स्पीड पे भी, क्योंकि इसे इंस्टॉल करते टाइम पे हमें इंटरनेट भी चाहिए होता है। ठीक है, तो काफ़ी टाइम के बाद 5 से 10 मिनट लेने के बाद ये इंस्टॉल हुआ। बट इसमें आप देख सकते हो कि ये एक एरर दिखा रहा है, एरर फेल्ड इंस्टॉल। मतलब इसने एंड्रॉयड का सेटअप, तो एंड्रॉयड का जो भी चीज़ें चाहिए थी वो तो इंस्टॉल कर दी, बट iOS के, क्योंकि कोका पॉड्स क्या होता है वो मैं आपको जब iOS के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो कोका पॉड्स क्या होता है कि जैसे ही हम कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं npm के साथ, तो वो एंड्रॉयड में डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाती है। ठीक है, हमें कोई एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता। बट iOS के अंदर, अगर iOS के अंदर में यूज़ करना है तो हमें कोका पॉड नाम की कोका पॉड होती है। ठीक है, तो वो एक लाइब्रेरी होती है जो क्या करती है, iOS के पैकेजेस को इंस्टॉल करती है या फिर कनेक्ट करती है। ठीक है, क्योंकि npm से क्या होता है कि एंड्रॉयड के अंदर ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाते हैं। पहले क्या था, रिएक्ट नेटिव के कुछ वर्जन्स पहले हमें लिंक करने पड़ते थे, बट अब ऑटोमेटिक हो जाते हैं। बट iOS में वो चीज़ों को इंस्टॉल करने के लिए, वो फाइल्स को कनेक्ट करने के लिए हमें फिर से ये पॉड्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। वो पॉड्स इंस्टॉल करते हैं, जितनी लाइब्रेरी के पॉड इंस्टॉल होंगे उतने ही हम यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज वो एरर देगा। ठीक है, तो जब मैं iOS का सेटअप बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कैसे करना है। फ़िलहाल हम क्या करते हैं, एंड्रॉयड के साथ चलेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एंड्रॉयड एमुलेटर। मैक के अंदर क्या है कि हमें एक थर्ड पार्टी एमुलेटर यूज़ करना पड़ता है। अभी तक तो ऐसा ही था M1 के अंदर, बट अब शायद नया वर्जन आया है मार्केट में या फिर आएगा M2, तो उसके अंदर हम एंड्रॉयड स्टूडियो वाला एमुलेटर यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो ना, तो आपको ये दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर एमुलेटर जो होता है वही यूज़ करना है, कोई थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है। ये अच्छी चीज़ है। मैक में आके थोड़ी सी दिक्कत उठानी पड़ती हैं। तो यहाँ पे ये एमुलेटर हो गया। बेसिकली अगर आपको एमुलेटर नहीं पता, तो एमुलेटर क्या होता है कि ये एक वर्चुअल डिवाइस है। वर्चुअल का मतलब क्या, रियल नहीं है, बट ये हूबहू एक रियल डिवाइस की तरह होती है। जो हमारे पास ये मोबाइल है या कुछ भी है, ये मोबाइल अगर हम अपने डेस्कटॉप या पीसी सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट मुझे ऐप जो मैंने बनाया है उसे चला के देखना है, तो मुझे यही एक एनवायरनमेंट एंड्रॉयड का यहाँ पे एक ठीक है, एंड्रॉयड एमुलेटर के अंदर मिल जाता है। ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। इसके अंदर देखो कॉलिंग का फीचर है, मैसेजिंग, गैलरी, कैमरा, बिल्कुल हूबहू एक मोबाइल है, बट ये वर्चुअल मोबाइल है जो हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे रियल डिवाइस हम कनेक्ट कर सकते हैं और उससे भी हम इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। तो अगर हमें रियल डिवाइस कनेक्ट करनी है तो USB से कनेक्ट करके हम ये ऐप अपनी रियल डिवाइस पे भी रन कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर नहीं कनेक्ट करनी, एक्स्ट्रा मोबाइल नहीं आपको टेस्टिंग के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही जो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर एमुलेटर हैं उनको बस रन करना है। तो जब भी अगर आपका सेटअप अच्छे से हुआ है, तो आप जब भी एप्लीकेशन रन करोगे वो ऑटोमेटिक एमुलेटर को रन कर देगा। मैं बताऊँगा कैसे। मुझे यहाँ पे थोड़ा ओपन करना पड़ता है क्योंकि थर्ड पार्टी है, तो मैं यहाँ पे मतलब अभी वो डेमो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि थर्ड पार्टी है। बट आप विंडोज़ में करोगे बेफिक्र होकर, अगर सेटअप आपने सही किया है तो वो चलेगा। ठीक है, तो मान लो अभी ये प्रोजेक्ट बन गया एक फोल्डर के अंदर, तो मैं क्या करता हूँ, उस फोल्डर के अंदर जाता हूँ। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको फोल्डर के अंदर मैंने क्या करा था, डेस्कटॉप चूज किया था। तो यहाँ पे देखो डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर बन गया है डेमो ऐप नाम का, जो मैंने बनाया था।
इसके अंदर कुछ ये फाइल्स हैं जो लेके आया है रिएक्ट नेटिव का फर्स्ट डेमो अपने साथ, क्योंकि उसे पहली बार रन होने के लिए इन फाइल्स की बहुत ही ज़्यादा नीड है, इनके बिना वो रन नहीं होगा। ठीक है, ये एनवायरनमेंट उसे चाहिए था, इसलिए वो लेके आया। अब इसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी चाहिए होंगी वो हम अपनी तरफ से डालेंगे और इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो एक बार इस फोल्डर को हम एडिटर के अंदर खोलते हैं, और वो एडिटर क्या है वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट जेएस, फ्लटर, मतलब जितने भी अच्छे फ्रेमवर्क्स हैं उन सब की कोडिंग अगर मैं थोड़ा इजी तरीके से करनी है, क्योंकि ये एक VS कोड है। ठीक है, VS कोड है ये। VS स्टोर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है VS कोड। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम कोई भी सॉफ्टवेयर लाइक कोई भी एप्लीकेशन राइट कर सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। बाकी आप और भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे एडिटर हैं मार्केट के अंदर जिन्हें आप इनको कोड लिखने के लिए यूज़ कर सकते हो। बट इसके अंदर क्या है, कुछ एक्सटेंशंस हैं, कुछ ईजी टू यूज़ लाइक चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ सजेशंस मिल जाते हैं। जब भी हम कोड राइट करते हैं तो हमें एक सजेशन मिल जाता है कि हाँ इसको कंप्लीट कैसे करें। ऑटो कंप्लीट चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब होता है ना ऑटो कंप्लीट वाला। जब भी मैं कुछ एक वर्ड टाइप कर रहा हूँ, तो जब आप मैसेजिंग ऐप यूज़ कर रहे हो, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, तो आप कीबोर्ड पे देखते हो ना कि एक ऑटो करेक्ट वाली चीज़ें होती हैं, ऑटो कंप्लीट। वही चीज़ सॉफ्टवेयर के अंदर में, जिससे कि हमें थोड़ा सा ईजी हो जाता है लंबा कोड लिखने के लिए, काफ़ी सजेशंस मिल जाते हैं, थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो ये तो VS कोड का है। अब VS कोड के अंदर एप्लीकेशन रन करने के लिए क्या हमें क्या है, कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ती है। मान लो जब आपने फर्स्ट टाइम VS कोड इंस्टॉल करा, ये भी आप क्या करोगे, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो गूगल पे जाके, क्रोम पे जाओगे, क्रोम पे जाके आपको टाइप करना है VS कोड डाउनलोड, सेम ही करना है डाउनलोड। यहाँ से उसकी साइट पे जाओगे, वो पूछेगा आपके पास विंडोज़ है, मैक है या क्या है आपके पास। अगर विंडोज़ है तो विंडोज़ पे ये क्लिक करोगे, यहाँ से इंस्टॉल कर लोगे, डबल क्लिक करोगे, 2-3 बार क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करने के बाद वो इंस्टॉल हो जाएगा, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। मैक है तो सेम फॉलो करना है, सेम तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। अब इंस्टॉल होने के बाद हमें क्या करना है वो मैं बताता हूँ। ये एक तरीके से VS कोड का, देखो ये VS कोड है, मैंने ओपन कर रखा है। इसको मैं कर देता हूँ पहले क्लीन, जिससे आपको समझ में आए कि इसके अंदर कोई भी प्रोजेक्ट मैंने ओपन नहीं किया तो तब ये कैसा लगेगा। तो जब आप फर्स्ट टाइम VS कोड ओपन करोगे तो कुछ यहाँ पे रिसेंट वाली हिस्ट्री नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है, इंस्टॉल करोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको। ठीक है, जैसा आप इसको स्क्रीन पे दिख रहा है ऐसा मिलने वाला है। इसके अंदर ये जो होता है ये होता है एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर मतलब ये आप कोई भी फोल्डर खोलोगे तो इस एक्सप्लोरर के अंदर दिखेगा। एक्सप्लोर मतलब पूरे फोल्डर को, आप पूरी फाइल्स को यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो, इसका नाम एक्सप्लोरर रखा है। ये सर्च का बटन है, मतलब आप पूरे फोल्डर के अंदर जितने जो अपने फोल्डर खोला उसके अंदर कुछ भी चीज़ सर्च करने चाहते हो, करना चाहते हो, तो यहाँ पे टाइप करोगे, वो आपको सर्च करके बता देगा कि ये चीज़ है इस फोल्डर के अंदर, इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर या नहीं। ये गिट के लिए है। गिट का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद हम गिट हब पे कैसे लाइव करते हैं, कैसे सिंक करते हैं चीज़ों को, कैसे कमिट करते हैं कोड, जिससे कभी कोड अगर हमारे सिस्टम से डिलीट होता है कुछ भी चीज़ तो हम ट्रैक कर पाएँ और नुकसान ना हो, हमारा लॉस ना हो, कोड खोए ना। इसलिए उस चीज़ को मैं बताऊंगा एक पूरा वीडियो बना के। ये है रन करने के लिए। बेसिकली हम इसका यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हम कमांड बेस पे रन करने वाले हैं, तो इसका मतलब नहीं बनता, पर फिर भी ये रन करने के लिए है अगर अपना सेटअप। ये है एक्सटेंशन एरिया, जहाँ पे हम VS कोड के अंदर जो भी एक्सटेंशन दिए गए हैं हमारे अलग अलग चीज़ों के लिए वो यूज़ करना है। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम VS कोड करोगे तो उसके अंदर आपको कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या करता हूँ, मैं अपना कोड जो हमारे फोल्डर था उस फोल्डर को यहाँ ओपन करते हैं। तो देखो यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे, एक्सप्लोरर पे ओपन फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कहाँ से सेलेक्ट करना है, तो मैंने डेस्कटॉप पे डेमो ऐप बनाया था, मैंने डेमो ऐप सेलेक्ट करके ओपन कर लिया। पूरा फोल्डर ही हमें उठाना है क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें जितनी हैं जो फाइल्स हैं उन्हें हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे एक तरीके से आ गया। ये गेट स्टार्टेड का पेज दिखा रहा है, इसको हटाना है, इसका कोई यूज नहीं, ये जस्ट एक डिफ़ॉल्ट पेज है। जब भी हम इस सॉफ्टवेयर को खोलते हैं, कोई फोल्डर खोल रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट पेज आता है।
अब देखो, हमने बनाया था सिर्फ एक प्रोजेक्ट डेमो ऐप रिएक्ट नेटिव के अंदर, बट हमें इतनी सारी फाइल्स मिली और उसके अंदर 2 फाइल हैं जो आप तलाश कर रहे थे, जिसके लिए आप रिएक्ट नेटिव सीख रहे हो, ठीक है। वो क्या है? एंड्रॉयड और आईओएस फोल्डर। ये 2 फोल्डर ऐसे फोल्डर हैं जिनके अंदर वो कोड है जो रिएक्ट नेटिव से कन्वर्ट होके नेटिव जावा या फिर स्विफ्ट, जो अगर एक्सकोड के अंदर हमारा, मतलब कुल मिला के आपको मोटा मोटा समझाता हूँ कि रिएक्ट नेटिव एक कोड लिखता है, ठीक है। वो कोड हम क्या करते हैं, 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक। अब मैं एक इसका सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ अपनी लाइफ से रिलेटेड। मान लो एक आप ले रहे हो कपड़ा, ठीक है। एक आपने कपड़ा लिया किसी दुकान से, आपने बहुत बड़ा कपड़ा लिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उस कपड़े को हमने काफ़ी बड़ा ले लिया, मतलब 10 मीटर लंबा चौड़ा ऐसा कुछ ले लिया आपने। अब उस कपड़े को क्या करा, वैसे तो एक ही कपड़ा था, बट आप उसको काट के काफ़ी चीज़ें बना सकते हो, 2 चीज़ें बना सकते हो, ठीक है। 2 चीज़ें बना सकते हो। लड़के के कपड़े भी बन सकते हैं उसके अंदर, लड़की के भी बन सकते हैं। अगर वो शर्ट का कपड़ा है, पैंट का है, तो दोनों के लिए बन सकते हैं ना। तो यही एक तरीके से एक एग्जाम्पल समझ लो को, ये एक पूरा कोड था जो हमने रिएक्ट नेटिव में लिखा था, बट वो क्या करता है, अपने आप को कन्वर्ट करता है नेटिव कोड के अंदर, या तो वो एंड्रॉयड का कोड होगा या आईओएस का। तो वो दोनों कोड को कन्वर्ट कर देता है एंड्रॉयड और आईओएस में। अब हम जब भी एंड्रॉयड की बिल्ड बनाएंगे तो इस फोल्डर का यूज़ करेंगे, आईओएस की बिल्ड बनाएंगे ऐप स्टोर पर डालने के लिए तो इस फोल्डर का यूज़ करेंगे आईओएस का, ठीक है। ये 2 फोल्डर हैं, इसके अंदर वो कोड है जो कन्वर्टेड कोड है जावास्क्रिप्ट से नेटिव के अंदर, ठीक है। तो ये फोल्डर हमारे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनमें से एक भी फोल्डर डिलीट होता है तो वो वाला एप्लीकेशन नहीं चलेगा, चाहे वो एंड्रॉयड हो या आईओएस हो, ठीक। अब मैं आपको एक बार सेटअप हो गया आपका, ठीक है, जो हमने यहाँ लिस्ट बनाई थी उसमें देखो मैंने रिएक्ट नेटिव के बारे में बता दिया, रिएक्ट नेटिव सेटअप कैसे करना है। थोड़ा बहुत आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे सेटअप में। आप कमेंट में मुझे बताना अगर आपको ज़्यादा इशू आ रहा है तो मैं आपके इशू सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। ट्राई करेंगे हम किसी तरीके से कम्युनिकेशन करने का कोई ग्रुप के ज़रिए, ठीक है। तो सेटअप करने के बाद हम समझाता हूँ मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये। अब हम बात करते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर। ये वीडियो मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ा बनने वाला है, बट हम कोशिश करेंगे काफ़ी चीज़ें जल्दी कवर हो जाएंगी इसमें, तो वो टाइम थोड़ा सा हमारा सा हो जाएगा। ये सेटअप वाला जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन की इसमें ज़्यादा टाइम चला गया, बट कोई नहीं, हमें सीखने से मतलब है। तो अब हम, ये हमारा बेस फोल्डर था डेमो ऐप, ठीक। इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें कोई मतलब नहीं है, बट वो प्रोजेक्ट के अंदर नीड है तो पड़ी हैं, हम उन्हें छेड़ने वाले नहीं हैं, वो ऐसी ही पड़ी रहेंगी, ठीक है। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की जान धड़कन दिल जो आपको बोलना है बोल सकते हो, ठीक है। मतलब एक तरीके से कि वो पूरे प्रोजेक्ट के अंदर अगर वो फाइल नहीं है तो प्रोजेक्ट का कोई मतलब नहीं है, उस पूरे कोड का कोई मतलब नहीं है, वो फाइल नहीं चलेगी। और वो है हमारे इस प्रोजेक्ट की पहली फाइल package.json, ठीक। ये जेसॉन क्यों है, package.js क्यों नहीं है, इसका भी एक मतलब जेसॉन ही क्यों, आपको एक्सटेंशन के बारे में तो पता ही होगा। जेसॉन मतलब होता है एक तरीके से ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर की और वैल्यूज़ हैं। की और वैल्यूज़, की मतलब की और वैल्यू मतलब क्वेश्चन एंड आंसर, एक तरीके से इस तरीके से मान सकते हो। ये भी मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको ना पता हो की वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है। जब भी आप सिस्टम ऑन करते हो तो उधर से एक पासवर्ड मांगते हैं, तो पासवर्ड क्या हो गया, की ना। आप मोबाइल एप्लीकेशन चला रहे हो, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन चला रहे हो तो कहते हैं ना एंटर योर नेम, तो एंटर नेम एक तरीके से क्या होगा, की ना, और आप उस पर अपना नाम डाल दो तो वो क्या हो गया, उसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नेम डेमो ऐप, मतलब इस एप्लीकेशन की जो की है, नेम की है वो क्या है, नेम, और उसकी वैल्यू क्या है, डेमो ऐप। वर्जन क्या है, 001, मतलब ये वर्जन हमने यूज़ करा है। प्राइवेट है, ट्रू। इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एप्लीकेशन रन करने के लिए हेल्प करेंगी, ठीक है। अगर वो ना होंगी तो चलेगा नहीं। कुछ कमांड्स हैं जो स्क्रिप्ट हम एप्लीकेशन रन करने के लिए यूज़ करने वाले हैं। कस्टम एप्लीकेशन मतलब कस्टम कमांड भी बना सकते हैं, ठीक। तो अब इसके बारे में बताता हूँ क्या है ये। एक तरीके से क्या है कि एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपने, जैसे देखो ये डिपेंडेंसीज थी ना,
ये जब हम प्रोजेक्ट बना रहे थे तभी आ गई थी। उसके साथ ही तो मैंने बताया था ना, ये एनवायरनमेंट खुद से जो यूज़ करना है पहले एप्लीकेशन डेमो ऐप रन करने के लिए, वो खुद से लेके आते। तो ये चीज़ें जो वो हैं जो खुद से लेके आए। देखो रिएक्ट मतलब रिएक्ट लाइब्रेरी है भाई, तो रिएक्ट नेटिव के अंदर रिएक्ट के बिना कुछ नहीं है, क्योंकि रिएक्ट के हुक्स यूज़ करने वाले हैं हम, रिएक्ट के बहुत सारी चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, तो रिएक्ट के बिना कुछ नहीं। तो रिएक्ट भी खुद से पहले से ही ऐड होके आई है। रिएक्ट नेटिव का वर्जन देखो 69.4, रिएक्ट नेटिव भी ऐड होके आई है इसके अंदर डिपेंडेंसी में। ठीक, ये देखो डिपेंडेंसी का मतलब भी क्या है वो भी बता दो। डिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि हम किसी पर डिपेंड होते हैं। ये सिस्टम, ये एक प्रोजेक्ट है जो इन डिपेंडेंसीज पे डिपेंड है, इनके बिना नहीं चलेगा ये प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर आप यहाँ से डिलीट करोगे, रन करने की कोशिश करोगे, नहीं, ये ख़त्म हो जाएगा, प्रोजेक्ट मर जाएगा। ये एक तरीके से दिल है। ठीक है, ये पूरी फाइल है और इस प्रोजेक्ट की ये एक तरीके से दिल है जिसकी वजह से ये पूरा प्रोजेक्ट रन करेगा। ठीक है, अगर ये फाइल नहीं होगी तो प्रोजेक्ट रन नहीं करेगा। ये वो डिपेंडेंसीज हैं जो पहले से आई हैं प्रोजेक्ट के साथ, बोल सकते हैं एडिड, प्री एडिड डिपेंडेंसीज। ठीक है, अब हम क्या है कि जब भी हम कोई नई लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे npm की हेल्प से, लाइक मुझे इमेज उठानी है, मोबाइल के अंदर से इमेज यूज़ करनी है, इमेज पिकर यूज़ करेंगे। ठीक है, नेविगेशन यूज़ करने वाले, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो रिएक्ट नेटिव में यूज़ करने वाले हैं उनकी लाइब्रेरी होंगी। तो जब उन्हें npm इंस्टॉल के बाद जो चीज़ हम लिखेंगे अब प्रोजेक्ट रन करने के बाद, वो सारी डिपेंडेंसी इसी एरिया में आने वाली हैं, इस वाली लिस्ट में, डिपेंडेंसीज के लिस्ट में। और अगर हम उन डिपेंडेंसी को npm इंस्टॉल -save -dev, डेव मतलब डेवलपमेंट सिस्टम के लिए, तो वो आएंगी यहाँ। ठीक, बट आएंगी इसी फाइल के अंदर, और ये फाइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए इतना समझते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस फाइल के अंदर हैं, तो इस फाइल को कभी धोखे से डिलीट नहीं करना है और ना ही ज़्यादा छेड़ना है। ठीक, अब बात करते हैं दूसरी चीज़, index.js। ये वो फाइल है जो प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले ओपन होती है या फिर रन होती है। दिखेगी नहीं आपको ये फाइल, ये index.js नहीं दिखने वाली, app.js दिखेगी जो यहाँ पे है, जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है और जो यूआई बेसिस पे। ये कोई यूआई नहीं है, ये सिर्फ लॉजिकल एक तरीके से की है इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है रन होना। इसके अंदर भी हमने app.js डाल रखा है जो हमारी आंखों से दिखेगा, यूआई पार्ट वो है यहाँ, और इस app.js को मैंने index.js के अंदर यूज़ कर रखा है। तो इसे हमें कभी छेड़ना ही नहीं है। ठीक है, इसे कभी कुछ छेड़ना ही नहीं है, ये ऐसा ही रहेगा हमेशा, इसको कुछ करना ही नहीं, इसे कभी भी किसी कंडीशन में चेंज नहीं करना, चाहे कौन सा भी एप्लीकेशन आप बना रहे हो, इसमें कुछ चेंज नहीं करना। ठीक, बात करते हैं इसके अंदर यूज हो रही है ये app.json, ये यहाँ पे देखो ऐप यूज हो रहा है ना, ये ऐप, ये वाली फाइल है, ये वाली फाइल, ये है फर्स्ट यूआई। जब हम एप्लीकेशन को रन करेंगे तो हम पहले एक बार एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाता हूँ सबसे पहले, मैं यहाँ पे पहले सोर्स, मैं पहले एक बार इसको क्लियर कर लेता हूँ। मेरा प्रोजेक्ट तो रन हो गया। ठीक, मैंने क्या करा, फिर से नया एकदम से प्रोजेक्ट रन हो गया, मैंने नया टर्मिनल खोला और यहाँ पे जो मैं अपने पाथ को सेट करता हूँ, क्योंकि मैक के अंदर ये दिक्कत है, आपको विंडोज़ में नहीं करना। ठीक है, विंडोज़ के अंदर ईजिली होता है, ये मेरा मैक का प्रोसीजर है। तो मैंने क्या करा, जो भी पाथ सेट करे थे डेवलपमेंट के लिए उसे मैं एक बार रिकॉल कर लेता हूँ, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, प्रोजेक्ट के पाथ पे जाने वाला हूँ। तो प्रोजेक्ट जो है डेस्कटॉप के अंदर है और CD उसके अंदर डेमो ऐप नाम का प्रोजेक्ट है, बना लिया, यहाँ पे पहुँच गए उसके अंदर। अब मैंने क्या करा, उस प्रोजेक्ट को रन करना है। तो रन करने के लिए देखो, प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए था npx react native init, उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम, उससे हुआ था प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट। पहली कमांड थी जो हमने रिएक्ट नेटिव की यूज़ करी थी। दूसरी कमांड है उस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, तो वो है, अगर आपने ग्लोबली इंस्टॉल किया है रिएक्ट, वैसे कमांड जो होती है ना वो पता क्या होती है, npm react native, इतना तो होगा ही, npm react native तो होना ही है, इसके बिना रिएक्ट नेटिव चलिए, मतलब रिएक्ट नेटिव को कुछ काम होना ही नहीं है इसके बिना, इतना लिखे बिना। अब पहले हमने इनिट करा था जब प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे, इनिशियलाइज। अब प्रोजेक्ट को रन करना है, तो मैं क्या करूँगा, रन / अगर आप iOS रन कर रहे हो
तो iOS run स्लैश iOS सॉरी डैश iOS, और अगर आप एंड्रॉयड रन कर रहे हो तो रन डैश एंड्रॉयड। मैं अभी एंड्रॉयड रन करके दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि मोस्टली लोगों के पास विंडोज़ है, ठीक है। तो रन एंड्रॉयड मैंने किया। उससे पहले मेरा क्या है, मैंने ग्लोबली सेट कर रखा है, तो npm यूज नहीं होगा, मैंने npx यूज कर रखा है। तो है वही npm या npx। अगर आपने ग्लोबली इंस्टॉल कर रखा है तो आप क्या करो, यहाँ npm लिखो ही मत, क्योंकि नोड को हमने ग्लोबली इंस्टॉल कर रखा है, तो npm की ज़रूरत नहीं है। वो एक तरीके से इंटरनली npm ऐड हो जाता है उस कमांड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, पैकेज.json हमने देखा था, यहाँ कमांड थी ना, ये देखो रन एंड्रॉयड है ना, रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड है, ये है कमांड हमारी। npm तो हमारी इनबिल्ड है, मतलब क्योंकि ग्लोबली हमने इंस्टॉल कर दी है तो वो अपने आप से ऐड हो जाता है, सर्वर अपने आप से चल जाता है। तो हमें ये वाली कमांड चलानी है वहाँ पे, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर भी रन कर सकते हो अगर आपने VS कोड सही से सेट किया है, ठीक। VS कोड के अंदर मैं यहाँ बताना भूल गया था, यहाँ पे हमारी कुछ लाइब्रेरी होती है, जैसे रिएक्ट नेटिव, ठीक। रिएक्ट नेटिव की लाइब्रेरी मैंने इंस्टॉल नहीं कर रखी। आप क्या करोगे, जब भी आप इसको रन करना ना, अगर आपको यहाँ से रन करना है तो दो तरीके हैं। कुछ ना करो, टर्मिनल खोलो, ठीक। ये टर्मिनल यहाँ से भी ओपन होता है ना, तो ऊपर ऑप्शन दिया टर्मिनल खोलो, और जो कमांड मैं बता रहा हूँ ये वाली, ये यहाँ चला दो, ठीक है। तो आपका रन हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, ग्लोबली चलाता हूँ, क्योंकि मेरे मैक में थोड़ा सा सिस्टम का गड़बड़ है, इसलिए मैं ग्लोबली चलाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये कॉपी कर लिया और मैंने कर दिया इसको एंटर। यहाँ से भी चला सकते हो, यहाँ से भी चला सकते हो, आप कोई भी एक तरीका फॉलो करो। इसमें कुछ ऐसा नहीं है स्पेशल कि नहीं मुझे VS कोड से ही चलाना है, ये कहीं से भी चल जाएगा आपको, और ये सारी जगह से काम करेगा ईजिली। तो जब भी मैंने ये कमांड डाली, देखो ये एक सर्वर स्टार्ट हो गया, ये एक अलग से विंडो स्टार्ट होगी, नोड लॉन्च पैकेजर डॉट कमांड। मतलब क्या, जब भी हम रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट रन करते हैं, ठीक है, तो ये डायलॉग ओपन जरूर होगा, ये Node.js का सर्वर है, ठीक। अगर ये सर्वर रन नहीं हुआ, मतलब ये वाली कमांड रन नहीं हुई, ये जो आप देख रहे हो विंडो नहीं खुली, इसका मतलब आपका सेटअप सही नहीं है, तो आपका प्रोजेक्ट रन होगा ही नहीं। और अगर ये खुलने के बाद भी दिक्कत आ रही, तब भी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो आपने सेट किया उनमें कुछ दिक्कत है, बट बेसिकली ये ओपन हो गई, सॉरी, इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आई थिंक ये रन होने में भी 2-4 मिनट ले जाता है। एक फाइल ये क्या कर रहे हैं, जब हम रन कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं, तो एंड्रॉयड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो फोल्डर सर्वर पे कहीं रखे हुए हैं और उन्हें हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करना है, तो उन फोल्डर को डाउनलोड करेगा एंड्रॉयड अपने अंदर, और डाउनलोड करने के बाद फिर जब हम एक बार डाउनलोड कर लेंगे, फिर हम ये बार बार ये कमांड चलाएंगे ना, रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड, फिर ये ईजिली चलेगी और बार बार डाउनलोड नहीं होगा। ये सिर्फ वन टाइम डाउनलोड होता है, और या फिर आप प्रोजेक्ट कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, उसको डाल रहे हो, ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम लेता है, उसके बाद फिर दोबारा टाइम नहीं लेगा, ठीक। तो अभी आप देख रहे हो कितनी चीज़ें ये देखो, ग्रेडल, एंड्रॉयड के अंदर ग्रेडल होता है मेन, ठीक है। तो ग्रेडल वगैरह मैं आपको सारी चीज़ों, एंड्रॉयड का एक स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, टेंशन ना लेना, इसी वीडियो में बताऊंगा, चाहे वीडियो कितना भी लंबा बन जाए, कितना बड़ा बन जाए वीडियो, बट मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, कोशिश करूंगा। बट हाँ, आपको ये कोशिश करनी कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उनको एक बार आप इंटरनेट पे फिर से थोड़ा सा सर्च करके और उसके बारे में मोर, मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि ये चीज़ ऐसा है कि देखो, एक वीडियो में कभी कोई, ये एक मिथ है, कितने भी आप YouTube पे वीडियो सर्च करना, ठीक है, हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे, रिएक्ट नेटिव फॉर बिगनर्स करके आप सर्च करोगे बहुत सारे, बट मेरे हिसाब से बंदा वही बताता है जो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके वीडियो में। कभी आपको कोई पूरा फुल्ली नॉलेज नहीं देगा वीडियो में, क्योंकि भाई पॉसिबल नहीं है एक वीडियो में। कभी मैंने अभी तक ये 3 से 4 साल हो गए मुझे रिएक्ट नेटिव में, 3 साल काम करते हुए, ठीक है, कभी मैंने एक सिंगल वीडियो ऐसा नहीं देखा जिससे एक वीडियो खोलने के बाद मैं एंड तक गया हूँ और मुझे फिर दूसरे वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। क्योंकि यार इतना टेक्नोलॉजी, ये इतनी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ हैं, रिएक्ट नेटिव, फ्लटर, फ्रेमवर्क, इनके अंदर डेली हम कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखना चाहें ना, तो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं, ठीक है। हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ बना सकते हैं, हर दिन कुछ नई UI ट्राई कर सकते हैं, हर दिन कोई नई लाइब्रेरी ट्राई कर सकते हैं, तो इसका तो अंत है नहीं। तो
तो एक वीडियो में तो पॉसिबल है ही नहीं कभी। बट हाँ, मैंने बोला था जैसे कि 0 से पहले दिन से आपको उस लेवल तक पहुंचा देंगे जिसके बाद आप खुद से एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके कुछ बनाने की ट्राई कर सकते हैं और ईजिली आपको समझ में आएगा कि क्या रहे हैं हम लोग, कर क्या रहे हैं, बेसिक हमारा फंडा क्या है, हम ये चीज़ें क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप बाकी जो मेरे चैनल पे बाकी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं उनको फॉलो कर सकते हो। काफ़ी यूआईज़ की मैंने वीडियो बना रखी हैं। तो ये देखो प्रोजेक्ट यहाँ पे बिल्ड सक्सेसफुल लिख के आया है और कनेक्टिंग टू डेवलपमेंट सर्वर, ये वही डेवलपमेंट सर्वर है जिसकी मैं बात कर रहा था, Node.js का सर्वर। उसके बिना प्रोजेक्ट रन नहीं होगा। तो देखो यहाँ इससे कनेक्टेड है। ठीक है, देखो ये दिखा रहा है index.js के बारे में मैंने आपको बताया था, जो पहली फाइल है जो अगर करेक्टली 100% रन ना हो तो प्रोजेक्ट रन नहीं होता। तो ये 100% रन हुई, इसका मतलब प्रोजेक्ट यहाँ इमुलेटर पे देखते हैं 100% रन हो गया। ये तो जितनी चीज़ें इसे चाहिए थी यहाँ पे हमने देखा था, उसके वो सारी चीज़ें इसने डिफ़ॉल्ट में लेके आया अपने साथ और प्रोजेक्ट को रन करा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट रन हो गया। अब इसमें मैं दिखाता हूँ, ये हमें डिलीट नहीं करना। अगर यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर दोगे या कट कर दोगे सर्वर को, फिर से रन करोगे तो फिर रन करना पड़ेगा इसको, इसके बाद प्रोजेक्ट रन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, मिनिमाइज़, और इसको भी करते हैं मिनिमाइज़ फ़िलहाल के लिए। अब हम समझते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर की कुछ चीज़ें जो हम समझने वाले थे। ठीक, प्रोजेक्ट रन हो गया, ये डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट बना मेरा यहाँ पे। अब बात करते हैं पहला यूआई इस प्रोजेक्ट के अंदर। जब तक हमने कोई यूआई एक्स्ट्रा नहीं बनाई है, रिएक्ट नेटिव खुद से ये पेज जो बना के देता है, जिसमें पहली index.js तो थी, एंट्री ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, एंट्री मतलब ये गेट है इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए या फिर एंटर होने के लिए। उस एंट्री के अंदर भी जो यूआई दिख रही है मैं, वो app.js की है, जो पहली स्क्रीन है जिसके अंदर आप देख सकते हो सेक्शन, टाइटल वगैरह। आप देखो मैंने यहाँ पे कर रखा है। मैं इस कोड को थोड़ा सा एडिटर को थोड़ा सा यहाँ करता हूँ, साइड में आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये सारा टाइटल है। मैं क्या करता हूँ, इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं भाई, ये रिएक्ट नेटिव की कंपोनेंट्स हैं जो यहाँ पड़े हुए हैं। ये देखो नोड भी इन्होंने डाल रखा, कुछ चीज़ होगी जिससे नोड कर रहे हैं और रिएक्ट। बट हमें ऐसे नोड अब यूज़ नहीं करना है, जिस तरीके से हम करने वाले हैं उसमें ऐसे नोड डायरेक्टली यूज़ नहीं होने वाला। ठीक है, रिएक्ट यूज़ होगा, रिएक्ट नेटिव यूज़ होगा और ये कुछ लाइब्रेरीज और होंगी। फ़िलहाल इन्होंने जो डिफ़ॉल्ट होता है, ये कोड आप समझोगे तो टफ़ है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, बात करता हूँ सबसे पहले थोड़ी सी स्ट्रक्चर पहले एक बार बता देता हूँ। ये एंड्रॉयड का है। एंड्रॉयड के अंदर जो भी एंड्रॉयड वाला नेटिव होता है उसके अंदर जो भी चीज़ें, जो मैंने बताया था ना, ग्रेडल जो हम डाउनलोड कर रहे थे, इसमें टाइम लग रहा था प्रोजेक्ट रन होते टाइम पे। ये वो फाइल है, ये देखो इसके अंदर फाइल हैं, ग्रेडल, रैपर वगैरह, ये चीज़ें डाउनलोड होती हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक, iOS के अंदर जो प्रोजेक्ट रन करने के लिए फाइल चाहिए होती है वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये पॉड फाइल जो हम लोग बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि पॉड फाइल के बिना मतलब इंस्टॉल नहीं हो पाया, तो इसके बिना भी iOS का प्रोजेक्ट रन नहीं होता। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम उसी टाइम पे बताएंगे जब मैं एक बार एंड्रॉयड को, इस प्रोजेक्ट को एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक, तो अभी के लिए ये है और ये बाकी चीज़ें कुछ हैं तो इनको नहीं छूना है। ये गिट इग्नोर है जो गिट वाला है, जिसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हमें ट्रैक नहीं करनी, तो इसके अंदर पड़ी हुई हैं। तो इससे अभी आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, को कोई मतलब इन सब चीज़ों से। ये ऐसे ही छोड़ देनी है। ठीक है, जैसे बना वैसे ही छोड़ देना। अब हम बात करते हैं कुछ चीज़ों की कि ये यूआई है। ये यूआई आप जब iOS रन करोगे तब भी आपको फर्स्ट टाइम ये दिखेगा। ठीक है, और आप सेकंड टाइम रन एंड्रॉयड भी रन कर रहे हो तब भी आपको सेम दिखेगा ये। अब इसकी बात करते हैं कि एंड्रॉयड और iOS और रिएक्ट नेटिव और जावास्क्रिप्ट, इन सारी चीज़ों में कनेक्शन क्या है। ठीक है, ये app.js जो है वो एक जावास्क्रिप्ट फाइल है। ठीक है, ये java.js दिख रहा है आपको, एक्सटेंशन है जावास्क्रिप्ट का। तो इसके अंदर ये जो कोड लिखा हुआ है, इनमें कुछ चीज़ें हैं ठीक, जो जावास्क्रिप्ट की हैं। ठीक, जैसे मान सकते हो ये देखो, ये एक फंक्शन बना हुआ है। अब आपको मैं बताऊंगा फंक्शन क्या होता है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये देखो, ये चीज़ जो है वो रिएक्ट नेटिव की है, तो रिएक्ट नेटिव भी है इसके अंदर। ये देखो रिएक्ट यहाँ यूज हो रहा है। ठीक, ये देखो, अगर आप HTML CSS नहीं पढ़ा है, मैं ये मान कर चल रहा हूँ वो भी नहीं पढ़ा, तो ये चीज़ें एक तरीके से HTML CSS की तरह ही हैं, सिंटैक्स बेस हैं। ठीक,
यहाँ देखो कुछ ये कॉन्स्ट ले रहे हैं या कॉन्स्ट ले रहे हैं, तो ये जावास्क्रिप्ट की चीज़ है, ठीक। तो कुल मिला के ये जो स्क्रीन बनी हुई है ये अकेला नहीं बनती है, ये जावास्क्रिप्ट का कोड यूज़ करेगी, रिएक्ट नेटिव यूज़ करेगी, रिएक्ट यूज़ करेगी, HTML CSS की तरह टैग्स यूज़ करेंगे, स्टाइलिंग यूज़ करेंगे। तो कुल मिला के एक स्क्रीन जो होती है वो कॉम्बो होती है पूरा। इसीलिए हमें इतने सारे एप्लीकेशंस लाइक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं रिएक्ट नेटिव सेटअप के लिए, ठीक है। मैंने रिएक्ट नेटिव इंस्टॉल किया था, हमने नोड किया था, हमने एंड्रॉयड स्टूडियो किया था क्योंकि हमें एंड्रॉयड रन करना है। अब क्या है कि हम करते हैं ये सारी चीज़ें और लास्ट में कोड कन्वर्ट हो जाता है एंड्रॉयड का एंड्रॉयड के हिसाब से और iOS का iOS के हिसाब से। अभी इन सब चीज़ों को हटाते हैं और मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को एक इजी तरीके से ये फंक्शनल और क्लास कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट समझाया जाए, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, क्योंकि आपकी ये फर्स्ट लैंग्वेज मान सकते हैं या फिर फर्स्ट फ्रेमवर्क है जो आप सीखना जा रहे हो, ठीक है, रिएक्ट नेटिव। तो क्या है कि दो फ़र्क है। अगर आप मार्केटिंग ट्रेंड के हिसाब से देखो तो लोग चाहते हैं कि एक रिएक्ट नेटिव डेवलपर फंक्शनल कंपोनेंट का यूज़ करे, क्योंकि वो ईजी टू यूज़ होता है, लिखने में भी ईजी होता है, सिंटैक्स ईजी होता है, ठीक है, और कस्टमाइजेशन ज़्यादा होती हैं, ठीक। और क्लास कंपोनेंट कम यूज़ करने को बोलते हैं, क्योंकि क्लास कंपोनेंट हम ज़्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकते, थोड़ा सा कोड भी ज़्यादा हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। और क्लास कंपोनेंट ज़्यादातर हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें डेटा को सिर्फ डिस्प्ले कराना है, स्टैटिक डेटा यूज़ करना, ज़्यादा खिचपिच नहीं है, ज़्यादा एक्शंस परफॉर्म नहीं करने। तो क्लास कंपोनेंट मेरे हिसाब से ईजी है, मतलब उस टाइम के लिए। बट हमें बहुत ही कस्टमाइजेशन करने, अच्छे एप्लीकेशंस बनाने, कोड को कस्टमाइज करना है, रीयूज़ करना है, तो हमें बेसिकली फंक्शनल कंपोनेंट की तरफ जाना चाहिए। तो अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हो रिएक्ट नेटिव का करियर, तो आप फंक्शनल ही सीखना, क्योंकि क्लास कंपोनेंट हम पहले सीखते थे जब ES6 नहीं आया हुआ था। ES6 एक कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर जिसने रिएक्ट नेटिव डेवलपमेंट को कुछ हद तक और बेटर बना दिया, कुछ चीज़ें लाके, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को फंक्शनल कंपोनेंट ही बताऊंगा, और ये वो चीज़ है जो इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा आपसे पूछी जाने वाली है कि फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ किए हैं या नहीं किए हैं और कैसे कर सकते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। बहुत सारी क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बता दूंगा कि रिएक्ट नेटिव के अंदर क्लास कंपोनेंट बनाए कैसे जाते हैं, तो वही हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो ये भी इन्होंने यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट बना रखा है। मैं क्या करूँगा, इन सबको करूँगा क्लियर, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट देखो अभी हम पूरे नहीं बता सकते, हमें जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू नीड ही, अगर जिस चीज़ की नीड पड़ रही हो मैं उसी टाइम पे बताऊं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बल्कि मैं अभी बता दूंगा और आपने कुछ पढ़ा हुआ नहीं है तो आपके यहाँ से चला जाएगा सिर के ऊपर से, फिर बाद में आपको फिर से दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से उससे सिर्फ टाइम वेस्ट होने वाला है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल में डाल के समझाऊँगा तो वो अच्छे से समझ में आएगा, तो वही करने वाला हूँ मैं, ठीक। तो फिलहाल हमें कंपोनेंट के बारे में सीखना है, तो उससे पहले मैं फंक्शनल और क्लास कंपोनेंट में सीखना है। तो क्लास कंपोनेंट में आपको बताता हूँ कैसे लिखते हैं, सिंटेक्स क्या है, लिखने का तरीका क्या है। जब भी हम एक क्लास कंपोनेंट बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है, एक क्लास का नाम डिफाइन करना रहता है, कंटेनर का नाम डिफाइन करना रहता है कि कौन सा कंटेनर है ये, ठीक। और क्लास बेसिस क्या है, रियल लाइफ एंटिटीज़ के बेस पे क्लास बनती हैं, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट के बेस पे क्लास बनाई जाती हैं। जब भी कोई जावा सीखता है तो उसे क्लासेस के बारे में ही पूरा नॉलेज होता है। तो जो लोग पहले जावा पे काम किया होता है, ठीक है, तो वो लोग अगर रिएक्ट नेटिव में क्लास कंपोनेंट पे काम ईजिली से कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है क्लास कंपोनेंट कैसे होते हैं। और फ्लटर में भी डार्ट के अंदर क्लासेस होती है तो उन्हें वहाँ पे भी समझ में आ जाता है। बट अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपको कुछ नहीं पता, आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो आपके लिए फंक्शनल कंपोनेंट इज़ बेटर देन क्लास कंपोनेंट, ओके। तो आप बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे लिखते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या है। क्लास कंपोनेंट बनाते हैं तो हम सबसे पहले उसका नाम, एक कीवर्ड होता है क्लास, वो यूज़ करते हैं, ठीक है। उससे पहले क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं जो चीज़ें हमने पहले वाली फाइल में देखी थी, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। इसके बिना तो कुछ है ही नहीं प्रोजेक्ट में। जब भी हमें एक स्क्रीन बनानी है, स्क्रीन की बात कर रहा हूँ, जो UI है जो दिखेगी हमें मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, जो UI दिखेगी उसके अंदर रिएक्ट इंपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके
अलावा मतलब उसके बहुत सारी चीज़ें जो यूज़ करते हैं हम, तो उसके बिना कुछ नहीं हो सकता भाई। दूसरा लाइब्रेरी है रिएक्ट नेटिव खुद, ठीक है। तो हम क्या करने वाले, रिएक्ट नेटिव का कोई एक कंपोनेंट ले लेते हैं जिसकी जो हमने यहाँ लिस्टिंग बनाई है रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट्स। ये मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि ये हमारा एक तरीके से इसके बिना भी कुछ नहीं है, क्योंकि यही यूआई बनाने में काम आएंगे रिएक्ट नेटिव की, ठीक है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने एक कंपोनेंट, ये जो व्यू है एक बॉक्स है और ये बॉक्स ही कंपोनेंट है। तो फिलहाल मैं क्या करूँगा, एक इंपोर्ट आपको दिखाने के लिए रिएक्ट नेटिव ले लिया। यहाँ पे क्या है कि रिएक्ट नेटिव के अंदर इंपोर्ट करने का, किसी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने का, किसी एक फ़ाइल को यूज़ करने का तरीका यही है कि हम उससे पहले इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट का मतलब क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपको मतलब समझ में आया होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट माने मंगाना, या फिर किसी दूसरे कंट्री की चीज़ों को हम अपने इंडिया के अंदर मंगाते हैं तो वो इंपोर्ट कराते हैं, मतलब यूज़ करते हैं। किसी दूसरे की चीज़ को हम यूज़ करने के लिए मंगाते हैं ना, तो इंपोर्ट कराते हैं, तो वो ये वाला इंपोर्ट ही है, ठीक है। एक्सपोर्ट क्या होता है, कोई अपनी चीज़ हम किसी दूसरे को यूज़ करने के लिए देते हैं, मतलब अपनी चीज़ सेल करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, ठीक है। तो वो चीज़ हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो एक्सपोर्ट भी इसमें यूज़ होने वाला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को हैं, तो वीडियो को पूरा देखना भाई। 2 मिनट का देखने के बाद अगर आप बोलोगे कि मुझे तो समझ में ही नहीं आया, भाई ने क्या समझाया समझ में आया, तो भाई इसकी गारंटी मेरे पास भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ तो होगी कि रिएक्ट और व्यू मैंने मतलब रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट को इंपोर्ट कर लिया। अब अगली चीज़ बनती है जो मैं बताने वाला था, क्लास कंपोनेंट बनाते कैसे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंपोनेंट का मतलब क्या है वो मैं पहले इसे लिखने के बाद बताऊंगा कि कंपोनेंट जो मैं 50 बार बोल चुका हूँ उसका मतलब क्या है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कंपोनेंट क्या है, वो मैं बताने वाला हूँ, टेंशन ना लो अभी, ठीक है। तो क्या क्लास, अब इसके बाद क्या, इस कंपोनेंट का नाम क्या है, मतलब इस स्क्रीन का नाम क्या है। फिलहाल तो ये app.js है, तो हम क्या करते हैं बेसिकली इस क्लास का या फंक्शन का दोनों के नाम हम वही रखते हैं जो मैंने उस फाइल का नाम रखा है, .js से पहले वाला नाम, ठीक है। तो क्लास ऐप, अब क्या है एक्सटेंड्स, मतलब ये जो क्लास है ये किसी और क्लास के फीचर्स यूज़ करेगी और ये एक्सटेंड यही करता है। इसीलिए तो हमें थोड़ा सा क्लास कंपोनेंट टफ लगता है, क्योंकि इसे लिखने में टफ होता है। देखो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इसमें एक्सटेंड क्या आ गया। एक्सटेंड मतलब क्या, किसी दूसरे कंपोनेंट की फीचर्स को हम यूज़ करने जा रहे हैं, उसकी चीज़ों को, ठीक है, उधार लेके बोरो करके एक तरीके से ये मान लो। तो ये एक्सटेंड बोरो करने का तरीका है, ठीक। मैंने क्या करा, कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट को मैं 50 बार बोल रहा हूँ ना वो भी एक कंपोनेंट है जो रिएक्ट के अंदर आता है, इसलिए मैंने बोला था इसका होना ज़रूरी है। क्लास कंपोनेंट के अंदर अगर ये चीज़ नहीं हुई, रिएक्ट इंपोर्ट नहीं किया तो क्या ही किया, ठीक। बस इसको ऐसे कर दिया। अब क्या करते हैं, इस क्लास कंपोनेंट के अंदर एक और चीज़ होती है कंस्ट्रक्टर। अब यार पता है क्या है कि जब आपने कुछ नहीं पढ़ा ना तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, और मेरे हिसाब से जब आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी ना स्टार्टिंग में, तो इनको समझाना बेकार है, क्योंकि आपको ये आपको ऐसा ही लगेगा, ये चीज़ें आपके लिए टफ बना देंगी रिएक्ट नेटिव को, ठीक है। इसलिए मैं आपको फंक्शनल के साथ ले जाना चाहता हूँ और रिएक्ट नेटिव पूरी सिखाना चाहता हूँ फंक्शनल के बेस पे, वही ज़्यादा यूज होगी, उसकी ही ज़्यादा पूछ है, उसी को आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आपको ये भी बताता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर है, यहाँ बना लिया मैंने, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या करता हूँ, और यहाँ पे एक बार आपको यहाँ से क्लास कंपोनेंट कोड पूरा उठा लेते हैं। टाइम समझ में तो आपको वैसे भी इतना मतलब खास आएगा नहीं इतना, बट मैं क्या करता हूँ, रिएक्ट नेटिव क्लास कंपोनेंट, ठीक है। मतलब क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट के बीच में लड़ाई है एक तरीके से, इस पे इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कंपेरिजन्स बनते हैं। तो यहाँ देखो ये क्वेश्चन में आ गया फंक्शनल वर्सेस क्लास कंपोनेंट, ठीक है। तो मैं भी लिख देता हूँ यार, ठीक। इसके अंदर क्या करते हैं, जब यूआई बनाते हैं ना तो एक चीज़ आती है रेंडर, ठीक, रेंडर हो गया। इसके अंदर आता है रिटर्न, ऐसे।
और इसके अंदर आता है फिर एक व्यू। ये व्यू तो ये जो चीज़ है ना, इतनी चीज़ तो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर भी आने वाली है, ठीक है। बस ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं लिखने का तरीका, ठीक। और इसको मैंने अभी ऐसे ही दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अरे ये वाला यहाँ से हट जाएगा, ये यहीं तक है, इसकी औकात यहीं तक ही है, ठीक। फिलहाल ये बन गया एक्स। अब मैंने बताया था ना इंपोर्ट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस app.js को इस वाले इंडेक्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं ना, तो इस app.js को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे ना तो वो यहाँ यूज़ कर रहा है ना, ये देखो यहाँ ये यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर पाएगा और एरर आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे एक्सपोर्ट इसका नाम ऐप, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मतलब डिफ़ॉल्ट का मतलब तो आपको पता ही होगा, इंग्लिश का मतलब क्या है डिफ़ॉल्ट में, ठीक। यहाँ देखो इसका कंस्ट्रक्टर बनाया ना मैंने, बताया ना इसमें 50 दिक्कतें। सुपर प्रॉप्स मतलब मैं चाह नहीं रहा तब भी वो चीज़ करवा ही रहे हैं, जबरदस्ती है इनकी। प्रॉप्स, ये प्रॉप्स, ठीक है भाई। अब मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल तो मैं दिखाने के लिए एक नई स्क्रीन बन गई है, ये क्लास कंपोनेंट, इसको अब मैं समझाऊंगा। अभी इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेक्स्ट कंपोनेंट और डाल ले रहा हूँ। समझाऊंगा मैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं बताऊंगा नहीं, बट फिलहाल आपको समझाने के लिए वो स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा ना। हेलो, ठीक, ये देखो हेलो दिख रहा है ना कोने में, मतलब ये होता है क्लास कंपोनेंट। आपको देखो मैं बता रहा हूँ, मैंने इस पर इतना काम किया स्टार्टिंग में, बट मुझे यहाँ पे बताने में, आपको समझाने में भी एक टिपिकल लग रहा है। तो मुझे ये बताओ, आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो आपको तो टफ लगेगा ना। इसीलिए क्या, जितने इंटरव्यूअर हैं, जितने लोग हैं, सब चाहते हैं कि हर डेवलपर फंक्शनल कंपोनेंट में काम करे, क्योंकि वो ईजी टू यूज़ है, ईजी टू रीड है, हम अच्छे से पढ़ सकते हैं उस कोड को, ठीक है। और लाइक बहुत सारी चीज़ें, कस्टमाइजेशन, रीयूजेबिलिटी, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं भाई जो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। तो ये तो हमारा एक स्क्रीन, ये एक पूरी जितनी अभी दिख रही है एक स्क्रीन है ना, जो मैंने बनाई क्लास कंपोनेंट को यूज़ करके। अब इसी चीज़ को मैं आपको फंक्शनल कंपोनेंट में बना के दिखाऊंगा और आप देखना कितना इजी तरीके से बनने वाली है। आप बोलने वाले हो यार मैं नहीं यूज़ करने वाला क्लास कंपोनेंट, क्योंकि यार ये कितना ईजी है यार फंक्शनल कंपोनेंट। आपको अपना सा फील होगा, यहाँ पे अपनापन सा फील आएगा कि यार फंक्शन कंपोनेंट ना अपना भाई है, ठीक है। तो क्या करने वाला हूँ, ये कोड को मैं करूँगा रिमूव, और मैंने यहाँ से अब फंक्शनल कंपोनेंट देखो जादू दिखाता हूँ कैसे। सेम चीज़ें इंपोर्ट करनी है जो करी थी वहाँ पे, क्या इंपोर्ट रिएक्ट कर लिया भाई। इंपोर्ट मुझे पहले से एक व्यू लेना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम यार कुछ तो दिखाऊंगा ना मैं आपको। तो व्यू लेते हैं, तो व्यू कहाँ लेते हैं, इस कर्ली बेसिस के अंदर, ठीक, फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। अब ये भाई इस कर्ली बेसिस का, और देखो यहाँ रिएक्ट डायरेक्टली ले लिया, इनका भी मैं आपको बताऊंगा, तो टेंशन ना लेना, ये चीज़ भी बताऊंगा, ठीक है। अब हाँ, हो सकता है कि मैं इस वीडियो में ना बताऊं, और वीडियोस के अंदर बताऊं, बट अगर आप चैनल से जुड़े रहोगे तो आपको एक एक चीज़ पता लगने वाली है, ठीक है। तो ये तो चीज़ कॉमन है, ये गॉड फादर है, मतलब ये दोनों को तो रखना ही है, माँ बाप हैं कुल मिला के, आप ये समझ सकते हो। जब भी हमें एक स्क्रीन बनानी है, एक व्यू बनाना है जो हमें मोबाइल स्क्रीन पे दिखाना है, तो उसके अंदर ये दोनों होने ही चाहिए, इनके बिना कुछ नहीं है। अब बात करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट की, जहाँ मैंने यहाँ ऐसे क्लास लिया था ना, ये हमें कुछ नहीं लेना, ठीक है। फंक्शनल कंपोनेंट को दो तरीके से बना सकते हैं, एक पुराना तरीका, एक नया तरीका। पहले मैं बताता हूँ पुराना तरीका। फंक्शन नाम का कीवर्ड होता है, उसे यूज़ करो। फंक्शन मतलब मैं फंक्शन बना रहा हूँ तो मैंने फंक्शन की यूज़ कर ली, कीवर्ड यूज़ कर लिया। फंक्शन का नेम, जो फाइल का नाम वो, ठीक, ऐसे ये लगाओ, ठीक, और ये हो गया, ठीक है भैया। इसके अंदर क्या, जो मैं बताया था कि ऊपर का पार्ट हट जाएगा, सिर्फ रिटर्न वाला पार्ट आएगा। रिटर्न करा, ये लो एक व्यू ले लिया, ठीक। स्टाइल के अंदर मैंने थोड़ा सा लिया था, ये अभी आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, बट मेरे लिए एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। अगर मैं ये नहीं लूँगा, ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा।
तो फिलहाल मुझे ये ज़रूरी है, एक्सप्लेन मैं आपको कर दूंगा। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट जो मैंने लिखा था सेम, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और इसका नाम फाइल का, ठीक है। टेक्स्ट को इंपोर्ट करना ज़रूरी है यहाँ पे भाई, ये भूल जाओगे तो एरर तो आएगा ही भाई इसमें। अब आप देखो ये कोड और वो कोड आपको कौन सा इजी लग रहा है, अपने लेवल का लग रहा है, अपना लग रहा है। ये कोड मेरे हिसाब से उससे मतलब क्या बोलूँ 100% ईजी है उसके कंपेरिजन में। देख सकते हो सिर्फ मैंने ये 3 लाइनें लिखी, वहाँ कितना यार कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ा, सुपर मतलब बहुत सारी चीज़ें, बट ये कितना इजी है, काम तो दोनों से हो रहा है और ये बेटर भी है, कम कोड है इसके अंदर, रीयूजेबिलिटी है मतलब। तो ये कोड ही यूज़ करना है ना, हमें उसके साथ क्यों जाना है, तो इसीलिए इस फंक्शनल कंपोनेंट को यूज़ करना है, ठीक है। इसके साथ ही में जाना, हम पूरा कोड इसमें ही सीखने वाले हैं, तो यहाँ पे इसको बैठा लो कि यही सीखने वाले हैं। अगर आपसे कोई कहे भाई तू क्लास कंपोनेंट में काम नहीं कर पाता क्या, तो बोलना भाई मैं जानता हूँ कि मुझे कैसे लिखना है क्लास कंपोनेंट, बट मैं प्रेफर करता हूँ फंक्शनल कंपोनेंट को, क्योंकि दिस इज़ द बेटर वे टू राइट अ कोड एंड वी कैन रीयूज दिस कोड अगेन एंड अगेन विद ईज। ओके, मतलब ईजिली यूज़ कर सकते हैं, और मतलब कोई दूसरा बंदा भी तुम्हारा कोड पढ़ेगा ना, उसे भी ऐसा समझ में आएगा यार हाँ ये कुछ तो है, ठीक है। तो ये हो गया क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट में। इसमें सारे अगर डिफरेंस देखेंगे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, और मैं इतनी बड़ी लिस्ट इस छोटे से वीडियो में नहीं डाल सकता, ठीक है। तो बट हम कोशिश करेंगे कि जितना हम एज ए बिगिनर सीख सकें उतना सीखेंगे। तो ये फंक्शनल कंपोनेंट हो गया भाई। अब बात करते हैं क्या, ये तो हो गया फंक्शनल कंपोनेंट। अब हम इसमें देखते हैं क्या, ये वाला कॉन्सेप्ट की अभी मैं जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम फंक्शनल के साथ चलेंगे। और फंक्शन एक तरीके से और बता देता हूँ, जिसको मैं यूज़ करता हूँ करेंटली 2022 के अंदर, उसको ही सब प्रेफर करते हैं। कुछ पुरानी कंपनियां हैं जिनके ऐप बहुत ही पुराने हैं, 5 से 6 साल या 4 साल, 2-3 मतलब 2015 के बाद, तो वो लोग वही यूज़ करते हैं, ठीक है। बट अभी करेंटली मैं यूज़ करता हूँ वो तरीका बताता हूँ, जिससे हम बोलते हैं एरो फंक्शन, फेड एरो फंक्शन। और फेड एरो फंक्शन क्या है, जब भी आप इंटरव्यू दोगे ना, एज ए फ्रेशर भी दोगे ना, तब भी आपसे पूछेगा इंटरव्यू कि आपने एरो फंक्शन कभी राइट किया है, लिखा है, कभी यूज़ किया है एरो फंक्शन। अगर आप ऐसे वहाँ जाके ऐसे देखोगे यार क्या होता है एरो फंक्शन, ठीक है, तो डायरेक्टली मैं वो भी बताने वाला हूँ कि एरो फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको बोलने का तरीका अलग अलग है, फेड एरो फंक्शन बोलता है, कोई एरो फंक्शन बोलता है। बट ये जो है ये चीज़ ऐड हुई थी 2015 से, पहले नहीं थी एरो फंक्शन। 2015 में ऐड हुआ जब ES6 आया। ES6 के बारे में भी आपसे क्वेश्चन बनेंगे, तो यार ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, क्योंकि नॉलेज इतनी लेनी है हमें, हमारे पास टाइम इतना है, तो आपको ओवर टाइम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर एरो फंक्शन की। यहाँ पे एरो फंक्शन बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस ये फंक्शन वाला जो कीवर्ड है इसको हटाना है, यहाँ लगाना है कॉन्स्ट। अब कॉन्स्ट क्या है भाई, आपके क्वेश्चन बढ़ते जा रहे होंगे ना, ये कॉन्स्ट क्या है, कॉन्स्ट क्यों यूज़ करने लग गए, अभी तो फंक्शन यूज़ कर रहे थे। तो मैं ये भी बताऊंगा, पर वो बताऊंगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो मैंने लिख रखा है उसके अंदर बताऊंगा। तब तक के लिए आपको एज्यूम करके चलना है कि हाँ कुछ तो है, ठीक है। मैंने क्या करा, जब एरो फंक्शन बनाते हैं ना, तो हम एक एरो बनाते हैं, इस तरीके से एरो बनाते हैं। तो यहाँ देखो क्या, एरो बनाने के लिए हमें चाहिए डंडा, मतलब ये, और उसके बाद ये ब्रैकेट जरूरी है, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है यही शो करता है कि दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। और एक फंक्शन के अंदर ये राउंड ब्रैकेट होना जरूरी है, इसके बिना फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक। उसके बाद बनाना में एक एरो, बस भाई क्या कह रहे हो, ये तो एरो फंक्शन हो गया। मतलब आपने पुराने वर्जन से नए वर्जन में चेंज करने के लिए बस एक एरो ऐड किया और आप नए वर्जन के अंदर आ गए, और अब आपको अगर यूज़ करोगे ना तो आपको ट्रेंडी डेवलपर बोला जाएगा, मतलब आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, नई चीज़ को फॉलो कर रहे हो। तो आप नई चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो आपको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है भाई, आपके लिए जॉब ऑफर्स बहुत सारे हैं, क्योंकि आप नई चीज़ें फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो ये एरो फंक्शन है जिसे 2015 में ऐड किया गया जावास्क्रिप्ट के अंदर। उससे पहले फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करके जो मैंने अभी बताया था वो वाला फंक्शन यूज़ करते थे, अभी भी यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मतलब चला गया कहीं डेप्रिकेट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, वो है मार्केट में भी। बट ये ट्रेंडी तरीका है, वो पुराना तरीका है, वो होता है लीजेंड वाला, लेगेसी वाला तरीका है, वो लेगेसी वाला।
और ये न्यू है, बट दोनों यूज़ कर सकते हैं, दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आपने देखा बस क्या किया मैंने, ये फंक्शन ये है एरो फंक्शन, ये है ये वाला है, ये जो है ये नहीं है। एरो फंक्शन कौन सा है, ये है, यहाँ राउंड ब्रैकेट से लेके ये एरो फंक्शन है, और ये कॉन्स्ट ऐप इक्वल, ये एक तरीके से वेरिएबल है, एक वेरिएबल जिसको हम एक एरो फंक्शन दे रहे हैं। तो ये पूरा एक कॉम्बो बन गया एरो फंक्शन, और ये इस पूरे स्क्रीन को बोलेंगे या फिर इस पूरी फाइल को बोलेंगे एक कंपोनेंट, ठीक है, एक कंपोनेंट। अब मैं जब इतनी बार कंपोनेंट बोल रहा था, उस कंपोनेंट का मतलब यही था, एक ऐसा कोड जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, किसी दूसरे को यूज़ करने को दे रहे हैं, और वो फंक्शन भी है या फिर क्लास कंपोनेंट भी है, मतलब क्लास यूज़ कर रहे हो तो भी या फंक्शन, बट उसे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसे हम कहीं यूज़ कर रहे हैं एज ए स्क्रीन या फिर एज ए स्मॉल पार्ट ऑफ एनी स्क्रीन, तो वो कंपोनेंट कहलाता है। तो रिएक्ट नेटिव के अंदर एक ही चीज़ है, कंपोनेंट, चाहे उसे स्क्रीन बोल लो या कंपोनेंट बोल लो या कंपोनेंट बोलो या स्क्रीन बोल लो, सब चीज़ें सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है। बस कंपोनेंट का मतलब ये है कि जिसके अंदर हम यूआई बनाते हैं वो एक कंपोनेंट है, चाहे हम छोटा सा बटन बनाएं या फिर पूरी स्क्रीन बनाएं, दोनों चीज़ें हैं कंपोनेंट। ठीक, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से पॉज करो, बैक जाओ, फिर से देखो, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, तो ये कंपोनेंट हो गया, मतलब एक स्क्रीन बनाने का तरीका तो समझ में आ गया भाई। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि ये स्क्रीन तो आपने बना दी, हमें बता दिया कैसे स्क्रीन बनाते हैं, एक यूआई बनाते हैं जो यहाँ पे दिख रही है, हेलो दिख रहा है, मतलब एक मोबाइल की, एक ऐप की एक स्क्रीन है ऐसे। अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, मतलब कैसे, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्या कंपोनेंट है। मान लो हम ऐप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, और उसके अंदर टेक्स्ट इनपुट है, जब हम लॉगिन कर रहे हैं तो पूछता है एंटर योर नेम, एंटर ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह वगैरह, फिर ऊपर हेडर भी होता है, इमेज अपलोड करने को बोलते हैं। तो यार इतनी सारी चीज़ें हैं, वो कब यूज़ करेंगे, वो अब आएंगी, जिसमें रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई अगर आपको जल्दी है, क्योंकि ये वीडियो तो लंबा होने वाला है, ठीक है, तो अगर आपको कहीं जाना है तो जाके आ जाओ, उसके बाद देखना, और नहीं जाना है तो फिर बैठे रहो दिल थाम के, लैपटॉप को स्टार्ट रखना, कोडिंग स्टार्ट रखना, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो एंड तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप सीख नहीं जाओगे, ठीक। तो अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, ये है रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट्स, ठीक है। तो रिएक्ट नेटिव के अंदर क्या है कि बेसिकली 8 से 10 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं एज ए कंपोनेंट, या फिर उनके विजिट्स बोल सकते हैं। अब आप इनको क्या है कि अब आप क्या है, रिएक्ट नेटिव के अंदर ऐप बनाना सीख रहे हो, तो आपको माइंड में एक चीज़ चलानी सीखनी है कि जब भी हम एक ऐप चलाते हैं, यार यूट्यूब चला रहे हैं हम, ठीक है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर चला रहे हैं हम, ठीक है, लिंक्डइन चला रहे हैं, यार कितने एप्लीकेशन है, हज़ारों एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं डेली लाइफ में, और हमें उसके बारे में ही नहीं पता। तो ये पता करना हमारा काम है अगर आप इस करियर को चूज़ कर रहे हो, ठीक है। आप एक ऐप चला रहे हो तो आपको पता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमें क्या क्या चीज़ें बनानी है, क्योंकि हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वही तो दूसरा बंदा यूज़ करेगा एज ए यूज़र। तो जब हम फेसबुक ओपन करते हैं फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, ये 100 बार की बात नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम जब हम ओपन करते हैं तो हमें क्या दिखता है, सबसे पहले एक स्क्रीन दिखी जिस पर उसका लोगो आता है, ठीक है। वो लोगो जो आता है वो क्या है, वो जो लोगो है वो क्या है, एक इमेज है, एक फ़ोटो है, एक पिक्चर है, ठीक है। वो जो इमेज है, तो रिएक्ट नेटिव के अंदर कंपोनेंट के अंदर, यहाँ मैंने देखो यहाँ लिखा हुआ है रिएक्ट नेटिव व्यू टेक्स्ट, ये दो चीज़ें हैं ना। तो व्यू का मतलब क्या है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फेसबुक का जब लोगो देखते हो तो वो लोगो दिखता है, वो इमेज भी एक कंपोनेंट है जो इसके अंदर है, ठीक है, इमेज नाम से, ठीक। अब जब हमें ऐप के अंदर इमेज लगानी है तो इस इमेज का यूज़ करना है हमें, ठीक है। जब भी हमें कोई बॉक्स बनाना है जिसके अंदर 50 इमेज लगानी है, 50 टेक्स्ट डालने हैं। अब अगर फेसबुक का एग्जांपल लें तो आपने देखा होगा जब फेसबुक ऐप ओपन होता है तो उसके अंदर आप ब्लू कलर देखते हो बैकग्राउंड में, और उसके ऊपर देखते हो लोगो को। तो जो ब्लू कलर है वो पूरा एक बॉक्स जो है, एक स्क्रीन है, वो क्या है, एक व्यू। और इस व्यू को हमने यहाँ आपको दिखाया है, ये देखो, ये वाला व्यू, मतलब एक बॉक्स, एक कंटेनर जिसके अंदर हमने बहुत सारी छोटे छोटे कंपोनेंट, इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो,
मतलब बहुत सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें जो एक ऐप को बनाती हैं, साथ देती हैं उस ऐप का, ठीक है, मार्केट में चलने के लिए, यूज़ होने के लिए, पर्टिकुलर अपने अपने टास्क के साथ, ठीक है, अपने अपने एक पर्टिकुलर एम के साथ कि भैया मेरा इमेज का एम क्या है, इमेज का गोल क्या है, मतलब इमेज हम यूज़ क्यों करते हैं, पिक्चर को दिखाने के लिए ना। वीडियो वाला है, वीडियो दिखाते हैं, ठीक है। टेक्स्ट का मतलब क्या है कि हमें ऐप के अंदर जहाँ भी टेक्स्ट दिखाना है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, बटन, ठीक है, बटन हम क्लिक कर रहे हैं, फेसबुक जब लॉगिन करते हैं तो एक बटन पे क्लिक करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, कंपोनेंट। तो जो भी चीज़ हम यूआई पे दिखा सकते हैं ना, यूआई पे दिखा रहे हैं, उसको बना रहे हैं, वो एक कंपोनेंट है। इतना दिमाग में ऐसे ही डाल लो कि जो चीज़ हमें यूआई पे अपने आंखों से दिख रही है वो कंपोनेंट है, ठीक है। अब वो छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट है वो क्या क्या है, पहला तो व्यू है, दूसरा टेक्स्ट है, तीसरा इमेज है। अब जब इमेज है, ठीक है, अब हम जब फॉर्म देखते हैं ना, मोबाइल एप्लीकेशन जब कोई रन करते हैं नया नया, तो उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं तो वो पूछता है अपना एंटर, नाम डालो, फ़ोन नंबर डालो। तो वो एंटर करने का जो ऑप्शन होता है ना, टाइप करने का, मैसेज टाइप करने का, वो सब क्या है, टेक्स्ट इनपुट। टेक्स्ट इनपुट मतलब टेक्स्ट को लेने वाले, टेक्स्ट को इनपुट कराने वाले, तो उन्हें हम बोलते हैं रिएक्ट नेटिव में टेक्स्ट इनपुट, ठीक है भाई। इमेज हो गया। अब इसके अंदर जब हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं, लॉगिन कर रहे हैं, साइन अप कर रहे हैं, तो होता है ना लॉगिन वाला बटन, क्लिक हियर, तो वो बटन पे क्लिक करते हैं तो लॉगिन होता है, तो उसे हम बोलते हैं बटन, ठीक। बटन भी बोलते हैं, और इस बटन की बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। हर बटन का मतलब 2-3 बटन बताने वाला हूँ, उन बटन में कौन सा यूज़ करना, कौन सा नहीं यूज़ करना, ठीक है, वो भी मैं बताऊँगा। मैं बेसिकली ये बटन यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि ये बहुत ही सिंपल बटन है और इसकी फ़ीचर्स हैं वो लिमिटेड हैं, बट मैं दूसरा बताने वाला हूँ, तो उसे हम बोलते हैं टचेबल ओपेसिटी, ठीक। ये भी बटन है, बस इसका नाम ऐसा है थोड़ा सा अजेबल, पर टचेबल तो है, मतलब टच तो कर रहे हैं, तो आपको एक लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि ये टचेबल है, मतलब ये बटन है, ठीक। उसके बाद इमेज हो गया, टेक्स्ट हो गया, व्यू हो गया, टचेबल हो गया, ठीक। उसके बाद लिस्टिंग, डेटा लिस्टिंग देखते हो आप, जब फेसबुक चलाते हो, देख स्क्रॉल करते टाइम पे आप स्क्रॉल करे जा रहे हो, पूरे दिन स्क्रॉल करते हो, मुझे पता है सारे लोग करते हैं, ठीक है। मैं मतलब गारंटी दे सकता हूँ, अभी भी शायद हो सकता है कि आपका दूसरे हाथ में फ़ोन हो और आप स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है। बेसिकली हम, हाँ, हमारा फील्ड ऐसा है कि हम ऐप बना रहे हैं, यूज़र्स को यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, बट अगर उससे पैसा आ रहा है तो हमारा फ़ायदा है, पर अगर पैसा नहीं आ रहा तो हमारा लॉस है, क्योंकि टाइम जा रहा है, ठीक है। तो हम स्क्रॉल कर रहे हैं, तो जो स्क्रॉलिंग में लिस्टिंग आ रही है, वो जो लिस्टिंग है उसे हम रिएक्ट नेटिव के अंदर कैसे दिखाएंगे, उसे दिखाने के लिए भी इन्होंने एक कंपोनेंट दिया है, उसका नाम है फ्लैट लिस्ट। फ्लैट, अब फ्लैट को तो मतलब क्या है, फ्लैट तो मतलब प्लेन, ठीक है, बट लिस्ट, लिस्ट से आप समझ सकते हो, कंपोनेंट को याद ऐसे ही करना है। लिस्ट, लिस्ट मतलब लिस्टिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ डेटा, ठीक। अब ये फ्लैट लिस्ट होगी, उससे मतलब फ्लैट लिस्ट, लिस्टिंग डेटा करेंगे इससे, ठीक। अब और 2-4 कंपोनेंट हैं, बट बेसिक कंपोनेंट्स ये ही हैं जिन्हें हमें यूज़ करना है, और मोस्टली ऐप इनके अंदर ही बनता है, ठीक है। मोस्टली हमें जो यूआई में दिखती चीज़ें वो इसी से बनती हैं, तो हम इनके साथ मतलब बेसिक कंपोनेंट यही हैं और इनके साथ हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कंपोनेंट ना समझ में आया हो तो आप जब क्रोम पे जाओगे ना भाई, तो क्रोम पे जाके अगर आप डालोगे ना व्हाट इज़ कंपोनेंट इन रिएक्ट नेटिव, तो वो तक क्या बताने वाला, अ स्मॉल पीस ऑफ कोड विच वी कैन यूज़ टू लाइक एनी पर्टिकुलर रीज़न, लाइक यूआई बना रहे हैं, बटन बना रहे हैं, कस्टम बटन भी बना सकते हैं। ये बटन जैसे टचेबल ओपेसिटी और बटन यहाँ इन्होंने रिएक्ट नेटिव ने दे रखे हैं कि हाँ भाई तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, इन्हें तुम यूज़ कर सकते हो, पहले से बने हुए हैं, बट इनका भी तो कहीं कोड लिखा हुआ है ना पीछे, ठीक है। अब हम चाहें कि ये बटन हमें यूज़ नहीं करना है, हमें कुछ अलग तरीके का बटन बनाना है जिसमें हमें अपना लोगो लगाना है, बटन ही है वो। आपने देखा होगा जैसे बहुत सारे ऐप हैं उसमें लिखा होता है लॉग इन विथ गूगल, लॉग इन विथ फेसबुक, लॉग इन विथ एप्पल, अगर एप्पल है तो उस विद वाला जो होता है ऑप्शन, उसके अंदर इमेज भी लिखा है, टेक्स्ट भी लिखा है, पर वो क्लिकेबल है, तो वो कैसे बनाते हैं, वो तो ये नहीं देता, रिएक्ट नेटिव नहीं देता, वो तो हम खुद बनाते हैं ना कस्टम। तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा भाई, सबर रखो, सब बताऊंगा, ठीक है। बट वीडियो पूरा देखोगे तभी तो, ठीक है। तो वीडियो मेरे हिसाब से, मुझे भी पता है वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, थोड़ा सा बोरियत भी हो रही होगी,
क्योंकि मैंने थ्योरेटिकल पार्ट ही अभी तक बताया है। बट भाई ये बात समझ लो कि अगर थ्योरेटिकल ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि इस पर्टिकुलर चीज़ों का मतलब क्या है, तो आपको 50 बार वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं है यूट्यूब पे जाके कि यार रिएक्ट नेटिव फॉर बिगिनर्स कितना ज़्यादा वीडियो देखोगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने इतना थ्योरेटिकल बताया। हाँ ठीक है, तो ये कंपोनेंट हो गए, तो ये टॉपिक हम यहाँ कर। अब बात करते हैं रिएक्ट नेटिव लाइफ साइकिल मेथड्स। ठीक है, ये जो लाइफ साइकिल मेथड्स है ना, ये एक्चुअली क्या है, हमें सिर्फ पता होने चाहिए कि क्या होते हैं लाइफ साइकिल मेथड्स। बट इनका यूज़ क्लास कंपोनेंट में होता है, फंक्शनल कंपोनेंट में हम इन्हें यूज़ नहीं करते। इन जैसी सिमिलर चीज़ें हम यूज़ करते हैं, बट इन फंक्शंस को यूज़ नहीं करने वाले क्लास लाइक मेथड्स को लाइफ साइकिल। बट मैं आपको बता देता हूँ लाइफ साइकिल मेथड क्या होता है। लाइफ साइकिल मेथड वो हैं, जैसे एक अपनी ही बात मान लेते हैं एज ए ह्यूमन। ठीक है, क्या होता है कि हमारा एक मतलब जन्म होता है, फिर हम थोड़े से बड़े होते हैं, फिर हम स्कूल जाते हैं, फिर एडल्ट होते हैं, फिर शादी, बच्चे, फिर लास्ट में मर जाते हैं। ये हमारा एक लाइफ साइकिल है। ठीक है ना, ये हमारा लाइफ साइकिल है। पौधों का भी ऐसा होता है, छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर अगर फूल देता है तो फूल देगा, फल देगा तो फल, नहीं तो वो लास्ट में फिर कुछ टाइम बाद बूढ़ा होगा, पौधा बूढ़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फिर सूखना लग जाता है, फिर लास्ट में ख़त्म हो जाता है काफ़ी सालों के बाद। तो हर एक चीज़ की मतलब इस धरती पे, इस दुनिया में हर चीज़ की एक लाइफ साइकिल है। चाहे आप कुछ भी ले लो, कोई भी प्रोडक्ट है, दूध दही लेते हो, वो 1-2 दिन बाद ख़राब हो जाते हैं, तो वो भी तो उनकी लाइफ साइकिल है ना। तो हर प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है। तो यहाँ पे भी एक कंपोनेंट जो मैंने इतनी देर बकवास की अगर आप मानो तो बकवास बोरियत लग रही हो तो ये कंपोनेंट है, हर की एक लाइफ साइकिल है। हर किसी एक लाइफ साइकिल है कि मतलब एक कंपोनेंट यूआई पे दिखने से पहले उस लोड होता है, फिर वो कंपोनेंट दिखता है। मतलब इमेज हम यूज़ करें तो इमेज पहले लोड होगी, फिर दिखेगी, फिर इमेज अगर दिखा रहे हैं हम तो ठीक है, नहीं उसे हाइड कर रहे हैं तो वो फिर कंपोनेंट चला जाता है ना। ठीक है, मतलब डिलीट हो गया, कुछ भी किया हमने, इस तरीके से कॉन्सेप्ट मान सकते हैं। तो कंपोनेंट की लाइफ साइकिल है, तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, एक्सप्लेन कर दूंगा। बट फंक्शनल कंपोनेंट में ऐसा कोई टेंशन नहीं है, बट हमें जानना ज़रूरी है, इसलिए बताएंगे। तो लाइफ साइकिल मेथड्स में हमें कुछ लाइफ साइकिल मेथड इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो मैं एक बार कोई लाइफ साइकिल मेथड की इमेज उठाता हूँ। ठीक है, लाइफ रिएक्ट नेटिव लाइफ साइकिल्स, जिससे आपको थोड़ा सा मतलब ग्राफिकली समझा सकूँ। अगर आप लोगों को लगाओ कि स्टार्टिंग की कुछ चीज़ें आपको पता हैं, आप थोड़े से मतलब आपने थोड़ा सा पहले पढ़ा है रिएक्ट नेटिव के बारे में, तो आपका स्टार्टिंग का जो लगभग 1 घंटा मेरे हिसाब से है वीडियो का, उसे आप स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद से कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो लाइफ साइकिल मेथड क्या होते हैं कि पहले एक कंपोनेंट है वो माउंट होता है। ठीक है, मतलब क्रिएट होता है, लोड होता है, फिर वो रेंडर, मतलब रेंडर का मतलब होता है दिखने लग जाता है, फिर वो अनमाउंट होता है। अनमाउंट मतलब उसका काम ख़त्म हो गया तो वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, वो हमारे जो एनवायरनमेंट होता है जावास्क्रिप्ट के थ्रेड के अंदर नहीं रहता और वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल मेथड होती है। तो मैं आपको एक बार यहाँ समझाता हूँ इस इमेज के ज़रिए। ये वाला मेरे को सही लग रहा, क्लास कंपोनेंट के हिसाब से ये ओपन हो जा, ओपन हो जा। भाई इंटरनेट भी बहुत ज़्यादा स्लो हो गया। तो यहाँ बताता हूँ मैं आपको तब तक जब तक ये लोड होता है ना। लाइफ साइकिल मेथड में क्या होते हैं, ये तो आपको बता दिया होता क्या है। कॉन्सेप्ट वही है, कोई भी एक कंपोनेंट बनेगा, लोड होगा, उसके बाद वो अनमाउंट हो जाएगा अपनी टास्क ख़त्म होने के बाद, उसकी नीड ख़त्म होने के बाद। तो जो होता है पहले होता है कंपोनेंट कंस्ट्रक्टर, जो मैंने बनाया था ना क्लास कंपोनेंट में, वो भी लाइफ साइकिल मेथड में आता है, कंस्ट्रक्टर भी। ठीक है, बट हम जो बेसिक मेथड से वो है कंपोनेंट बिल माउंट माउंट। ठीक है, कंपोनेंट डिड माउंट
रेंडर, रेंडर मैंने बना के दिखाया था ना, वो वही रेंडर है जिसके अंदर यूआई बनाते हैं ना, वो रेंडर पार्ट होता है, वो भी लाइफ साइकिल का मेथड है। मतलब जब हम मतलब जब कंपोनेंट बन जाता है, लोड हो जाता है, तो जब वो यूआई पे दिखने लग जाता है ना, उस टाइम पे वो रेंडर के अंदर होता है। ठीक है, रेंडर के अंदर रेंडर हो रहा है, रेंडरिंग, रेंडरिंग मतलब विजिबल होना, ठीक है, डिस्प्ले होना। उसके बाद जब कंपोनेंट रेंडर हो जाता है ना, कंपोनेंट, यहाँ पे इमेज कहाँ गई, रेंडर पहले है, फिर उन्होंने डिड माउंट कर दिया, मतलब रेंडर होने के बाद डिड माउंट आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो सीक्वेंस है वो तो ऐसे ही है, आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब इन्होंने क्या करा, इसके बाद ऐसे कर दिया। ठीक है, और जब ये डिड माउंट हो गया, ये दोनों तो बार बार एक दूसरे को कॉल करते रहते हैं, डिड माउंट और रेंडर। ठीक है, क्योंकि जब भी रेंडर होगा उसके बाद डिड माउंट जरूर चलेगा दोबारा से, जब भी इसके अंदर चेंज होगा यूआई में ये दोबारा चलेगा। तो ये इनका सीक्वेंस ऐसा है। उसके बाद लास्ट में सबसे पता कौन सा चलता है, कंपोनेंट विल अनमाउंट। ये क्या ना, जो कंपोनेंट विल अनमाउंट, ये डेप्रिकेट हो गया, ये फंक्शन नहीं है अब, मतलब डेप्रिकेट मतलब अब नहीं है यूज हो रहा। कंपोनेंट डिड अनमाउंट होना चाहिए ना। अरे कोई तो इमेज लोड हो जा भाई, भी इमेज खुल के ना दे दी। बहुत बढ़िया, यहाँ इसके अंदर देखते हैं यार। ठीक है, ये मुझे सही लग रहा है इमेज कि ये भाई रिएक्ट नेटिव के देवी देवता। इमेज कहाँ गई, इमेज खोल रहा था। ठीक है, तो देखो 3 प्रोसेस होते हैं कंपोनेंट के, माउंटिंग, अपडेटिंग, अनमाउंटिंग। माउंटिंग फेस जो है, वो माउंटिंग फेस क्या है, जब कंपोनेंट क्रिएट हो रहा होता है, विजुअल हो रहा होता है ना, उस टाइम के लिए होता है। अपडेटिंग मतलब उस कंपोनेंट के अंदर कोई भी चेंजेस आते हैं ना, अपडेटिंग होता है। कंपोनेंट जब डिलीट हो रहा होता है ना, मर रहा होता है ना, डेड, उस टाइम पे अनमाउंटिंग होता है। ये 3 फेज होते हैं कंपोनेंट के लिए। अब इनके मेथड की बात करते हैं। मैंने क्लास कंपोनेंट के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, फंक्शनल में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फंक्शनल में बोल सकते हैं कि लाइफ साइकिल उनकी भी होती है, बट इस तरीके से कुछ नहीं कि ये मेथड्स कॉल करने हैं। तो इसीलिए फंक्शनल कंपोनेंट ज़्यादा बेटर है, क्लास कंपोनेंट थोड़ा सा भारी हो जाता है, क्योंकि 50 चीज़ें हमें दिमाग में डालनी पड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो माउंटिंग के अंदर जब मैंने क्लास कंपोनेंट बनाया था, वहाँ एक कंस्ट्रक्टर बनाया था मैंने स्टार्टिंग में, तो वो भी आता है, सबसे पहले यही आया। ठीक है, उसके बाद गेट ड्राइव्ड ये मेथड छोड़ो, इनके में जो 3 नाम लिखते हैं इन्हें। ठीक, कंपोनेंट डिड माउंट इन्होंने दिखा रखा, बट उससे पहले यहाँ देखो रेंडर दिखा रखा। अब रेंडर जो है वो माउंटिंग के अंदर भी अपडेटिंग के, मैंने बताया था ना, पहले रेंडर आ जाता है, पर जब भी उसमें कुछ चेंज होता है फिर से कंपोनेंट डिड माउंट को कॉल कर देता है ये। ठीक ठीक, और रेंडर फिर से आ जाता है कॉल, रेंडर बार बार कॉल होता रहता है, कंपोनेंट डेटा माउंट जैसे ही चेंज होगा फिर से रेंडर होगा, चेंज होगा। ठीक है, शुड कंपोनेंट अपडेट ये नहीं है, अब ख़त्म हो गया, देखो हटा दिया है। कंपोनेंट डिड अपडेट, जब भी कंपोनेंट के अंदर कोई चेंजेस आते हैं ना, तो ये मेथड कॉल होता है, और इसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल करके दिखाऊंगा। ठीक है, मतलब बेसिकली जितने कॉल हो जाएंगे ये और ये। कंपोनेंट बिल अनमाउंट दो अनमाउंटिंग में अलग पड़ा हुआ है, बिल्कुल अलग, क्योंकि अनमाउंटिंग का सिर्फ एक ही मेथड है, कंपोनेंट विल अनमाउंट। ठीक है, इसके अलावा और उसका कुछ नहीं है, कोई रोल नहीं है इन माउंटिंग और अपडेटिंग के अंदर। अब इनके अंदर मेन कौन सा है, कंस्ट्रक्टर, कंपोनेंट डिड माउंट, रेंडर, कंपोनेंट डिड अपडेट। ठीक है भाई, बाकी ये जो है ना इनका कोई मतलब नहीं है, मतलब हैं बट हम यूज़ नहीं करते, और मैं आपको वही सिखाना चाहता हूँ जो हम यूज़ करते हैं। अगर हम हर चीज़ को पढ़ेंगे तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। ठीक है, ये वीडियो कभी ख़त्म नहीं होगा, आप कभी कंप्लीटली सीख नहीं पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो, और आप बोर हो जाओगे। ठीक है, तो हमें कुल मिला के कंस्ट्रक्टर, कंपोनेंट डिड माउंट और कंपोनेंट डिड अपडेट अगर देखना है तो देखेंगे, बाकी रेंडर। तो ये कंस्ट्रक्टर, रेंडर और कंपोनेंट डिड माउंट ये 3 है हमारे लिए। कंपोनेंट विल माउंट, अनमाउंट भी जब कंपोनेंट को हम डिसेबल कर देते हैं या फिर हटा देते हैं तब होता है। तो कुल मिला के इतना है, अभी के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि अगर आप एक साथ
सारी चीज़ें घुसेड़ोगे तो 60% होता है, कभी भी 100% नहीं जाता। 60 से 40% पहले समझ में आता है, सेकंड टाइम में 70% पर अगर वो भी अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो वो 20-30 एक दिन भूल जाते हैं। तो पहले अभी के लिए इतना है कि हाँ लाइफ साइकिल आपको समझ में आया। कुछ ये मेथड्स हैं जो कॉल होते हैं बैकग्राउंड में जब भी ऐप रन हो रहा होता है, और उन जब भी हमें नीड होती है तो हम इनको कॉल कर, मतलब कॉल तो अपने आप से हो ही रहे हैं बट इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेन मतलब उनके अंदर यूज कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से, ठीक है। तो इतना काफ़ी है इनके लिए फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये बिगिनर के लिए हम पूरा नहीं सिखा सकते, ना मैं सिखा सकता हूँ ना आप पूरा एक वीडियो में सीख सकते हो, ये मान के चलते हैं और यही सच है, ठीक। तो ये मैंने कंपोनेंट बनाना सिखा दिया, लाइफ साइकिल बता दी। फंक्शनल के अंदर ये कंपोनेंट हैं और इनके जो भी फीचर्स हैं वो हम लाइफ साइकिल मेथड से नहीं, रिएक्ट के हुक्स से देखेंगे। उनकी सारी खाना पूर्ति रिएक्ट हुक्स करने वाला, और जो मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक लिस्ट में डाल रखा है यहाँ देखो, रिएक्ट हुक्स, ठीक है। तो ये मैं बताऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा, बाकी इसका रोल यहीं तक है। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे रिएक्ट नेविगेशन, और रिएक्ट नेविगेशन का रोल क्या है उससे पहले मैं थोड़ा सा एक बार यूआई वही थोड़ा सा बता के दिखाऊंगा, मतलब फॉर्म वगैरह, लॉगिन फॉर्म साइनअप बताऊंगा, क्योंकि लॉगिन और साइनअप बनाएंगे तभी रिएक्ट नेविगेशन का काम आएगा। और रिएक्ट नेविगेशन जो है वो पूरी एक एप्लीकेशन के अंदर पहली लाइब्रेरी है जो हमें इंस्टॉल करनी ही पड़ती है, और उसके साथ 2-3 और करनी पड़ेंगी जो साथ में है भाई, यारी दोस्ती है उसकी किसी और लाइब्रेरियों से, तो वो लाइब्रेरी भाई हमें करनी पड़ेगी। बट फर्स्ट लाइब्रेरी यही है रिएक्ट नेविगेशन जो हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इंटरव्यूअर पूछते हैं नेविगेशन पे काम किया है कि नहीं किया। तो भाई अपने भाई पे भरोसा रखो, जो चीज़ें बताऊंगा वो इंटरव्यूअर भी पूछता है और वो हमारे लिए जो होता है, उसके अलावा जो नहीं बता रहा समझ लो वो मेरे को जरूरत नहीं पड़ी अभी तक 3 साल के करियर में। और आज तुम्हारा भाई ऐसा नहीं है कि कोई छोटी, मतलब हाँ मैं बोल सकता हूँ बड़ी जॉब नहीं है, बट 1 लाख रुपए महीना तो कमा ही लेता हूँ, ठीक है। तो पेट भर रहा है, ठीक है। तो इतना ही सिखाऊंगा, तो भरोसा रखना उतना सिखाऊंगा, ठीक है, जितना हमारे लिए ज़रूरत है, फालतू की चीज़ें नहीं सिखाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे हम। थोड़ा छोटा सा लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, मतलब ये वीडियो आई थिंक 2 घंटे का बन गया है, ठीक है। और हमें अगर मैं आपको पूरा सिखाऊं और एक प्रोजेक्ट बनाऊं तो आई थिंक 4 से 6 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो 4 से 6 घंटे, तो मैं सोच रहा था इस वीडियो को लाइक नेविगेशन का सेटअप करने के बाद हम अगला वीडियो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम डायरेक्टली कंपोनेंट्स बनाएंगे, थोड़ा सा यूआई बनाएंगे और चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि आपको अपना क्रोम खोल लेना है, ठीक है, जहाँ पे जाके हमें रिएक्ट नेविगेशन जाके सर्च करना है। ये सारी जो डिटेल है जो मैंने आपको बताई स्टार्टिंग से अभी तक सेटअप के लिए, मैं सारी यूआरएल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको डायरेक्टली 50 जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है, वहाँ से क्लिक करोगे और आप इजीली इंस्टॉल कर लोगे सारी चीज़ें। रिएक्ट नेविगेशन ये एक वेबसाइट है, ये एक लाइब्रेरी है जो रिएक्ट नेटिव, ठीक है। अब मैंने इसमें ये नहीं देखा रिएक्ट के, ये रिएक्ट नेटिव के लिए ही है, ठीक है, क्योंकि राउटर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, राउटर यूज़ करते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर, तो ये रिएक्ट नेटिव के लिए है। और इसके अंदर बहुत सारे फीचर हैं नेविगेशन के। अब नेविगेशन का मतलब क्या होता है भाई, एक स्क्रीन जब आप फेसबुक पे हो और आप क्या है, आप होम स्क्रीन पे हो जहाँ पे पोस्ट स्क्रॉल कर रहे हो, बहुत सारी पोस्ट हैं, स्क्रॉल कर रहे हो और आपका मन करेगा किसी एक पोस्ट पर क्लिक करके या उस यूज़र की प्रोफाइल चेक करनी है आपको, तो आप उसकी प्रोफाइल पे क्लिक करके आप चले गए दूसरी स्क्रीन पे, ठीक है, उसकी प्रोफाइल पिक्चर मतलब जहाँ पे है वो प्रोफाइल है उस पर चले गए, ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा प्रोफाइल। तो प्रोफाइल पे गए तो इस एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाने का जो प्रोसीजर होता है ना, एक यूआई से दूसरे यूआई में जाने का जो प्रोसीजर होता है ना, उसे नेविगेशन बोलते हैं, नेविगेट। अब आप नेविगेट समझ लो, अगर आपने गूगल मैप यूज़ किया है अपने फ़ोन में एंड्रॉयड या iOS के अंदर, तो गूगल मैप यूज़ करते हो तो वहाँ पे नेविगेशन का साइन आता है ना, जब आप डेस्टिनेशन सर्च करते हो कोई लोकेशन तो वो बोलता है नेविगेट करते हैं, तो वहाँ नेविगेशन का साइन आता है, ये वही नेविगेशन है। वहाँ मैप के ज़रिए जाते हैं हम, यहाँ पे इस लाइब्रेरी के ज़रिए हम जाएंगे एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन। तो भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम क्या करते हैं, इस पर करते हैं ट्राई इट, ओके।
ट्राई इट में करेंगे तो ये गिटअप पे जा रहा है, गिटअप पे मैं नहीं जा रहा, मैं रीड डॉक्स कर देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या है, कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। मैंने आपको Node.js तो इंस्टॉल करवाया, ये स्टार्टिंग में मैंने बताया था। कोई भी चीज़ इंस्टॉल करनी है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, क्या टाइप करना है, npm इंस्टॉल, ये तो टाइप करना है। उसके बाद उसका नाम जो भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, तो यहाँ देखो डायरेक्टली इन्होंने लिखा है npm इंस्टॉल, क्योंकि npm से इंस्टॉल कर सकते हैं, yarn से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। yarn क्या है, एक और पैकेज है जो हम npm की हेल्प से इंस्टॉल कर लेते हैं और बाद में yarn इंस्टॉल करके सारे पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। बट अब अगर आप npm के साथ कंटिन्यू रखना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप yarn यूज़ करो, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ये कर लिया कॉपी, और मैं ये कोड था, मैंने कोड थोड़ा सा बंद कर दिया 2 मिनट के लिए, मेरा प्लान कुछ और था, ठीक है। बट मैंने सोचा इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, आपकी बोरियत नहीं होनी चाहिए, आप बोर नहीं होने चाहिए, और थोड़ा सा हमारा काम भी हो जाए, आप भी बोर ना हो। तो मैंने वीडियो बंद कर दिया था, बट आप लोगों के लिए वापस आ गया। और मैंने टर्मिनल खोल रखा है, आपको CMD खोलना अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, और वहाँ पे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी मतलब डेमो ऐप के अंदर हूँ मैं गया, वो जो मैंने कॉपी किया यहाँ करना है पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा क्या स्पेस आ गया, npm से पहले धोखे से मेरा स्पेस बटन दब गया, मैंने वो स्पेस ख़त्म करना, ठीक। ये कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ करा एंटर। इससे क्या करेगा, ये रिएक्ट नेविगेशन नेटिव की लाइब्रेरी इंस्टॉल कर देगा, और वो कहाँ जाएगी इंस्टॉल होने के बाद, पैकेज.json के अंदर, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन किया था कि जितनी भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे वो पैकेज.json में ही जाएंगी, ठीक है, उसके अलावा कहीं नहीं जाएंगी। तो एक तो ये देखो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, ग्रीन मतलब कोई भी रेड नहीं है, मतलब ग्रीन ईजिली इंस्टॉल हो गया, ठीक है, सक्सेसफुली यहाँ लिखा भी होगा, देखो एडेड 12 पैकेजेस चेंज, मतलब इस एक पैकेज की वजह से कितने सारे चेंजेस आए। अब देखो ये पैकेज क्या है कि अकेला नहीं आता, इसको कुछ सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है। इस पैकेज को भी सपोर्ट चाहिए होता है कुछ और पैकेजेस का, जिसके हेल्प से ही ये रन होता है। तो वो इसने बता रखा है, इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज इनटू, यहाँ देखो यहाँ पे ये वाली में करनी है, एक्सपो वाली नहीं करनी है, हमें एक्सपो के तो पास नहीं जाना, हमें दूर से ही टर्न ले लेना, क्योंकि हम रिएक्ट नेटिव CLI पे काम कर रहे हैं, रिएक्ट नेटिव एक्सपो पे नहीं। तो ये इन्होंने एक्सपो का तरीका बताया, एक्सपो इंस्टॉल, बट हम किस पे कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं npm पे। तो हमें ये वाले कॉपी करना सीधा, और यहाँ फिर से करना है पेस्ट और एंटर दबाना है। ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई, ठीक, ये भी इंस्टॉल हो गई। अब देखो ये भी इंस्टॉल होगी, जिसके अंदर क्या था, रिएक्ट नेटिव स्क्रीन और सेफ एरिया। अब मैं कुछ 1-2 लाइब्रेरी और बताने वाला हूँ जो हमें ज़रूरत है, इस डॉक्यूमेंट में नहीं है बट हमें ज़रूरत है। वो क्या, पहले तो मैं वही कॉपी करूँगा जो था, npm इंस्टॉल तक हमें रखना है। उसके बाद मैं रिएक्ट नेटिव गेस्चर हैंडलर, जब नेविगेट करते हैं ना तो हम क्लिक करते हैं ना, स्क्रीन पे क्लिक करते हैं। गेस्चर का मतलब क्या होता है, क्लिक करना, कोई परफॉर्म करना, कोई एक्शन परफॉर्म करना, अपने टिप से, अपने उंगलियों से, फिंगर से कोई उस पर क्लिक कर रहे हैं तो वो गेस्चर में आ जाता है ना। तो वो गेस्चर हैंडलर मतलब उस गेस्चर को ये हैंडल करता है, ये वाली लाइब्रेरी। ये भी इंस्टॉल कर लेते हैं हम। ठीक, और नेविगेशन कर रहे हैं तो नेविगेशन में एक लाइब्रेरी और इंस्टॉल होती है, यहाँ क्या थी, रिएक्ट नेविगेशन नेटिव हमने कर ली, पर जो नेविगेशन को हैंडल करता है ना, एक क्यू के अंदर डालता है, एक स्टैक के अंदर, उसके लिए एक लाइब्रेरी और है, और उसे हम बोलते हैं रिएक्ट नेविगेशन। यहाँ देखो होगी रिएक्ट नेविगेशन स्टैक। ये सारी लाइब्रेरीज मैं वीडियोस में डाल दूंगा, ठीक है, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है, कोई भटकती आत्मा नहीं बनना आपको, यहीं से सारा उठाना। अब देखो ये जितनी लाइब्रेरी मैंने इंस्टॉल करी, ये एंड्रॉयड में तो सेल्फ से चली गई, मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये अपने आप से एंड्रॉयड के अंदर ऐड हो गई भाई। बट iOS क्या है ना, थोड़ा सा जिद्दी है, उसे अपने हिसाब से सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो वो बोलता है इतनी लाइब्रेरी तो हमने डायरेक्टली डाली हैं यार, उसे मेरे पॉड में डालो, उन सबके पॉड इंस्टॉल करो, मुझे दो, तब मैं उन लाइब्रेरीज़ को अलाउ करूँगा अपने ऐप के अंदर यूज़ करने के लिए। तो उनके लिए क्या करते हैं, हम पहले CD iOS में जाते हैं, CD iOS, CD मतलब CD तो जानते हो आप, डायरेक्टली चेंज करने के लिए यूज़ करें। iOS फोल्डर जो मैंने दिखाया था, वो जो उस फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर दिखाया था, वहाँ गए। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पॉड इंस्टॉल, पर ये पॉड इंस्टॉल कब होगा, जब आप npm का या फिर sudo का यूज़ करके कोकोआ पॉड इंस्टॉल करोगे। कोकोआ पॉड इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे देखो एक लाइब्रेरी होती है
इंस्टॉल कोकोआ पॉड्स इन मैक। अगर आप विंडोज है तो विंडोज सर्च करना, यहाँ देखो ये गाइड आ जाएगी वेबसाइट। कुछ नहीं करनी, एक सिंपल सी कमांड चलानी है और वो कमांड ही ये देखो sudo gem इंस्टॉल कोकोआ पॉड। बस इस लाइब्रेरी को यहाँ से उठाना है, CMD खोलना है, पेस्ट करना है, एंटर दबाना है, 1 मिनट के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद की कहानी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इतना एफर्ट तो आप लगा ही सकते हो। जब मैं 6 घंटे या 4 घंटे रिकॉर्ड कर सकता हूँ तो आप 2 मिनट का एफर्ट तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। ये एफर्ट आपके नाम पे, अब आप करते हो तो मज़ा आ जाएगा, आपको सीखोगे कुछ करियर में, बाकी आपकी बात, ठीक है। तो पॉड इंस्टॉल मैं करूँगा, पॉड जब भी इंस्टॉल होंगे जब आप वो वाली चीज़ करोगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, खुद से करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक ये वाली, बट आपको खुद से करना है। पॉड इंस्टॉल करोगे, क्योंकि मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप साथ साथ चीज़ें कर रहे हो, सिस्टम खोल के बैठे हुए हो, ठीक है। ये कोई गाना तो मैं गा नहीं रहा। तो ये देखो जितनी लाइब्रेरी मैंने इंस्टॉल करी थी ना, वो सारी यहाँ पॉड इंस्टॉल करेगा। और ये पॉड इंस्टॉल करेगा तो अब इसके बाद क्या करोगे ना, आप iOS रन करने का कब मैं बताता हूँ। iOS रन करवाने के लिए मैं बता दूँगा आपको कैसे रन करना। जो भी लाइब्रेरी वो खुद से लेके आया था, जो लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल करी है, वो सारी पॉड्स के अंदर इंस्टॉल हो रही है। देखो ये इंस्टॉलिंग इतनी बड़ी लिस्ट दे दी, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं सिर्फ इस तरीके से लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी, यही काम है पूरे एप्लीकेशन में। तो इसी तरह जब भी हम एक नई लाइब्रेरी npm के साथ इंस्टॉल करेंगे तो हमें ctios करके जाना है और वहाँ पे पॉड इंस्टॉल करना है, जिससे वो लाइब्रेरी iOS में भी ऐड हो जाए। अदरवाइज़ आप एंड्रॉयड में ऐड कर दोगे, iOS की बिल्ड बना के दे दोगे, भाई दूसरा बंदा ऐप खोलेगा वो क्रैश हो रहा। क्यों? क्योंकि वो पॉड तो इंस्टॉल किया ही नहीं था हमने, तो फिर वो लाइब्रेरी कैसे यूज होगी। तो ये फंडामेंटल हमेशा यूज़ करने हैं और ये फंडामेंटल हमेशा याद रखने हैं कि ये तो फॉलो करने ही करने हैं, ठीक है। तो ये हमारा रूटीन बन जाता है इस डेवलपमेंट में। अगर रिएक्ट नेटिव में तो आपका मतलब बन जाएगा, जब भी आप करोगे अपनी उंगली अपने आप चली जाएंगी सीधी, iOS वगैरह वगैरह। तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसको अभी छोड़ते हैं क्योंकि हम iOS रन नहीं कर रहे हैं, बट मैंने आपको बता दिया, ठीक। तो यहाँ इस तरीके से हमने कंपोनेंट बना लिया था, नेविगेशन कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, अगले वीडियो के अंदर मैं एक लॉगिन और साइनअप स्क्रीन बनाऊंगा, उतनी ही यूआई बनाऊंगा लॉगिन साइनअप, जिससे मैं नेविगेशन आपको बता सकूँ कैसे यूज़ होगा पूरे एप्लीकेशन के अंदर। फिर वही लॉजिक चलने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो लिस्ट थी इसके अंदर नेविगेशन आएगा, तो ये हम कवर कर लिया, मतलब ये नेविगेशन हमने इंस्टॉल कर लिया। अब इसके बाद इसे यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर यूज़ करने के बाद मैं फॉर्म बनाऊंगा, तो फॉर्म के बाद वैलिडेशन वगैरह आएगा। तो मैं जावास्क्रिप्ट के कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। कुछ जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट इस टाइम पे बताऊंगा, कुछ लिस्टिंग के टाइम पे बताऊंगा, ठीक है। तो भाई सारी चीज़ें कवर करेंगे, बस वीडियो को देखते रहना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को। भाई अगर नहीं कर रहे हो चैनल सब्सक्राइब तो ये गलत बात आपकी है। एफर्ट मैं भी कर रहा हूँ, एफर्ट आप कर रहे हो सीखने के लिए, तो मैं भी आपको सिखाने के लिए एफर्ट कर रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। मैंने देखा कि जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने लोग आ रहे हैं, उनमें 84% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो वॉच करते हैं, बस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। भाई ऐसा क्या हुआ जो वीडियो को वॉच कर लेते हो और आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो। और अगर कुछ गलती हुई भाई से, कोई वीडियो का कंटेंट आपको लग रहा है कि थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है, तो कमेंट करो ना यार। ऑप्शन किस लिए दिया है यूट्यूब ने? कमेंट करने के लिए दिया है ना, कि कमेंट करो कि भाई ये दिक्कत इसमें, वीडियो को और एनहांस करो। आपके फीडबैक से ही तो मैं थोड़ा सा प्रोग्रेस कर पाऊँगा, मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला पाऊँगा ना। तो प्लीज़ फॉलो करो इन चीज़ों को, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि डेली आप लोगों के लिए ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है फॉलो करना। आप एक क्लिक करोगे खोला जाएगा, पर उस एक क्लिक से मेरे चेहरे पे स्माइल आएगी और एक एक सब्सक्राइबर से ही मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि यार अगला वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो ने मेरे को 10 सब्सक्राइबर दिए, 10 भाई लोग जुड़े हैं अपनी फैमिली से, इंजीनियर कोड वाला फैमिली से 10 लोग जुड़े हैं, ठीक है। तो प्लीज़ करो, अगले वीडियो में मिलते हैं। और वो वीडियो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब 10 दिन अगले ही दिन आएगा, ठीक है। बस मैं गैप रख रहा हूँ जिससे आपको बोरियत ना हो कि 10 घंटे का वीडियो मुझे एक साथ देखना पड़ा, इतना डेटा एक साथ लगाना पड़ेगा, नहीं, ठीक है। पहले आप इतना सीखोगे, उसके बाद उतना सिखाएंगे, और फिर उसके बाद इतना, उसके बाद आपका कंप्लीट रिएक्ट नेटिव का पैकेज बन जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक, बाय।